सर। और दोस्तों, जैसा कि आपने सर का इंट्रो देख ही लिया है सर के आने से पहले, अब बिना समय गंवाए सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और यहाँ पर वीडियो ऑन करके आप यहाँ पर हम सबसे रूबरू हो सर। मैं आपको सभी के लिए स्पॉटलाइट कर देता हूँ ताकि सारे लोग आपको स्क्रीन पे देख पाए। सर राइट। स्वागत है आपका। और थैंक अभी यू मिश्रा जी। तो पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा, 10 से 15 मिनट लेट हो गया। कुछ पेशेंट्स मेरे बचे हुए थे ओपीडी में, से मैं अभी लाइव आ रहा हूँ आपके साथ गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के आई ओपीडी चैम्बर से ही। तो शायद पांडे जी कुछ बात, मिश्रा जी मैं कुछ बात सुन पा रहा था, आप कुछ बात कर रहे थे बॉडी बियॉन्ड बॉडी की। जी सर, जी सर। मिश्रा जी मैं चाहूंगा कि अपन इसको एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, आप और हम दोनों मिलकर बात करते रहें, जी तो हम ज्यादा अच्छे से फ्रूटफुल वे में इस सेशन को ले जा पाएंगे। जी सर, जी सर। तो पहला चीज ये है, हम इस सेशन को इस तरीके से समझें कि क्या हमारा वजूद, क्या हमारा एग्जिस्टेंस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी होता है। अगर हम समझें, मेडिकल साइंस कहती है कि हम एक ब्रेन है, एक बॉडी है। ये जो बॉडी ब्रेन है, ये 60, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये 60 ट्रिलियन सेल्स की एक ब्यूटीफुल ऑसम मशीन है। और इस मशीन को, इस ब्यूटीफुल मशीन को कंट्रोल करता है ब्रेन का कंप्यूटर। ब्रेन मतलब 100 बिलियंस न्यूरॉन। लेकिन क्या हम इस ब्रेन और बॉडी के बियॉन्ड कुछ मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस भी हमारा है? यस। बात करते हैं मेडिकल साइंस की ही। मेडिकल साइंस कहता है माइंड। माइंड मतलब हमारे थॉट्स एंड इमोशन। और मेडिकल साइंस ने कुछ सालों पहले, अगर हम बात करें 100-150 साल पहले, तो मेडिकल साइंस केवल फिजिकल बॉडी और ब्रेन की बात करता था। लेकिन जब बाद में उन्हें समझ में आया कि बहुत सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक हैं, यानी कोई मन से चीजें पैदा हो रही हैं, स्ट्रेस हो गया, तो उन्होंने साइकोलॉजी और साइकेट्री, ये दो ब्रांचेस ऐड की, यानी माइंड का एग्जिस्टेंस को उन्होंने मानना शुरू किया। लेकिन और कुछ सालों पहले, यानी अगर हम 100 साल पहले की बात करें, मेडिकल साइंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इसको भी नहीं समझता था। उसको समझ आता था कि जितनी भी डिजीज है उसका कुछ फिजिकल कारण है। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, बहुत सारे फंगस, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जानकारी बनी, तो एक माइक्रोबायोलॉजी, एक नया सब्जेक्ट पैदा हुआ और बहुत सारी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगस एग्जिस्टेंस में आई। जी इसी के साथ साथ मेडिकल साइंस ये मानता है कि सोल एग्जिस्ट करती है, सोल होती है। लेकिन सोल का जो विज्ञान है, सोल बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड है, माइंड के साथ कैसे कनेक्टेड है, और इसके बारे में मेडिकल साइंस खुल के बात नहीं करता और दूसरी साइंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं सोल को उसका पार्ट नहीं समझा गया है। सोल को मेडिकल साइंस का एक पार्ट नहीं समझा गया है। जी सर। यानी कि सोल को ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में या हीलिंग में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता एज पर मेडिकल साइंस। इसी प्रकार से जो मेडिकल साइंस जिन चीजों की बात नहीं करता वो है इंटेलेक्ट की। माइंड की बात करता है लेकिन इंटेलेक्ट की बात नहीं करता, ईगो की बात नहीं करता, चक्र और नाड़ियों की बात नहीं करता। हमारे वैदिक विज्ञान में कहा गया है 5 कोश: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड सोल बॉडी, ब्लिसफुल बॉडी। जी सर। यानी कि हमारा एग्जिस्टेंस इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड मेटाफिजिकल। जैसे किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, ऐसे ही हमारे मेटाफिजिकल ऑर्गन है, जिसे हम वैदिक विज्ञान में कहा गया मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यानी मन एक ऑर्गन है, चित्त एक ऑर्गन है, बुद्धि एक ऑर्गन है, आत्मा एक ऑर्गन है, हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से नाड़ी और चक्र भी हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
वो इस बात को नकार नहीं सकता कि उसके पास नाड़ी और चक्र नहीं है, चाहे वो हीलिंग में विश्वास करे या ना करे। जैसे कोई भी रिलीजन का पर्सन डॉक्टर के पास जाए तो वो कहेगा कि यस आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो मानेगा कि यस किडनी की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से हीलिंग साइंसेस में हमें पहले ये समझना होगा कि ये नाड़ी और चक्र ये हमारे मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेटाफिजिकल ऑर्गन है। आप किसी भी रिलीजन के हो, डजंट मैटर। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं मिश्रा जी, तो हम बात ये कह रहे हैं कि 5 कोश हैं, 5 एनर्जी लेयर्स हैं, और जो बायोफील्ड की साइंसेस हैं, बायोफील्ड साइंसेस, एनर्जी मेडिसिन, क्वांटम मेडिसिन, उनका कहना है कि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 2 चीजें हैं, एक है इंफॉर्मेशन और एक है एनर्जी। जी। और उधर वैदिक विज्ञान कह रहा है कि हम 5 कोश हैं। तो जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड द वैदिक साइंस। अगर हम क्वांटम फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से समझें तो जो ऑरा और आभा मंडल की बात कही गई वो हमारी 5 लेयर्स ही हैं, यानी हमारा फिजिकल लेयर और 5 लेयर और 4 लेयर और हैं हमारे एग्जिस्टेंस की जो मेटाफिजिकल है, और इन सबको मिला के ही हम अपने आप को बायोफील्ड कहते हैं या ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। क्वांटम डिवाइसेस जैसे कि बायोफील्ड व्यूअर, जीडीवी बायोवेल, बायोफील्ड रीडर, ये 3 प्रकार की डिवाइसेस मेरे पास में हैं। इनकी मदद से हम बायोफील्ड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर में कहां पर प्रॉब्लम है। तो पहले हमें यह समझना है ये बायोफील्ड है क्या। ये हमारा मेटाफिजिकल बॉडीज हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ना, B3, बॉडी जी। बियॉन्ड बॉडी, जो मैंने ये बुक लिखा कोरोना के दौरान। इस बुक में मैंने यही समझाया है कि आपकी एक फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड 4 मेटाफिजिकल बॉडी हैं, और ये मेटाफिजिकल बॉडी दिखाई इसीलिए नहीं देती क्योंकि ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे है। जैसे अभी हम इस आइस के साथ रेड से लेकर वायलेट तक के कलर को देख सकते हैं, रेड से नीचे इंफ्रारेड और वायलेट से ऊपर अल्ट्रा वायलेट नहीं देख सकते इन आइस के साथ। लेकिन अगर कुछ इस आइस के सामने कुछ स्पेशल कैमरास लगा दे या कुछ स्पेशल स्पेक्स पहन ले तो हमें इंफ्रारेड को भी समझ पाएंगे और अल्ट्रा वायलेट को। जी सर, यहाँ पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा। बॉडी बियॉन्ड बॉडी आपने बुक लिखी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसके बियॉन्ड जो हमारे 4 लेयर्स हैं, क्या ये 4 लेयर्स हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं? क्या ये हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं? क्या हमारे लाइफ में सक्सेस को इम्पेक्ट करते हैं? क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है अगर इसका इम्पोर्टेंस समझ लें तो वो इस पर बेहतर फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे और समझेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना। बिल्कुल ठीक कहा। तो बायोफील्ड के अंदर हमारी मेटाफिजिकल चीजें हैं और जिसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ में है, मेंटल हेल्थ के साथ में है, ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ में है, और फोर्थ है मैनिफेस्टेशन पावर के साथ में है। जी। यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है आपकी 4 बॉडीज के ऊपर। आप मेंटली कितने स्ट्रांग रहेंगे या मेंटली किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं ये भी आपकी बायोफील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं चीजों को ये भी आपके मेटाफिजिकल पे एग्जिस्टेंस करेगा। मतलब आप ये समझिए आप एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मतलब फिजिकल पार्ट और बीइंग मतलब मेटाफिजिकल पार्ट। बीइंग में वो सारी चीजें आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, माइंड, सोल, ईगो, नाड़ी चक्र और इंटेलेक्ट, ये बीइंग है, और ये एक बायोफील्ड की तरह है। अब यहां पर मिश्रा जी रोल आता है नाड़ी और चक्रों का। जो हमारी फिजिकल बॉडी है और जो मेटाफिजिकल बॉडी है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एनर्जी बॉडी। जी। एनर्जी बॉडी में 3,52,006 नाड़ी काम करती हैं। ये एनर्जी ट्यूब्स हैं जो बॉडी के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जिनका जाल बिछा हुआ है शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी। यानी एक तरफ ये नाड़ियां फिजिकल बॉडी के ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ ये नाड़ियां माइंड के इमोशन से जुड़ी हुई हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस। जी। तीसरी तरफ ये नाड़ियां हमारे सोल से भी जुड़ी हुई हैं। जितनी भी नाड़ियां होती हैं उनके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, और
चक्र क्या है? ये जो ट्यूब्स हैं, नाड़ी को आप समझिए एनर्जी ट्यूब्स, फाइबर ऑप्टिक केबल, और चक्र को आप क्या समझिए, चक्र जो है जहां जहां 2 से 3 नाड़ी या मल्टीपल नाड़ी क्रॉस करेंगी उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं चक्र। और ये चक्र रेगुलेट करता है उस नाड़ी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी को। और ये नाड़ियां अगर इनके अंदर में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्री फ्लो हो रही है तो इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है, ये पूरा एनर्जी सिस्टम, ह्यूमन बीइंग सिस्टम, यानी फिजिकल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल सभी हेल्दी है। लेकिन जब ये नाड़ियां बंद हो जाती हैं तब आपकी फिजिकल बॉडी में भी डिजीजेस आती हैं, मेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम आती है, और इमोशनल लेवल पर भी, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। और ये होती क्यों है पहले ये समझना है। जी सर। तो मिश्रा तो जी, अगर मैं अभी तक जो हमने बात की इसको समराइज करें तो हम हैं ये ह्यूमन सर, बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन फिजिकल, बीइंग मेटाफिजिकल। और ये बीइंग पार्ट है हमारा क्लाउड। जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल का एक फिजिकल है और एक मेटाफिजिकल है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी है मेटाफिजिकल में, और इसकी मेमोरी भी है जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है डाटा। इसी प्रकार से हमारा एक मेटाफिजिकल है और ये मेटाफिजिकल पार्ट ही बायोफील्ड कहलाता है। लेकिन इस ब्यूटीफुल एग्जांपल बायोफील्ड सर, में, हाँ जी, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया आपने मोबाइल का। बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये आपका मोबाइल जो दिख रहा है वो आपका बॉडी है, और जिससे मोबाइल चल रहा है वो वही सब है जिसकी हम बात कर रहे हैं। राइट। थैंक यू जैसे सर। आप सब अभी अपने माइंड को समझ पा रहे हैं, मतलब जो ब्रेन में कुछ और चल रहा है लेकिन जो माइंड है उसमें जो थॉट्स और इमोशन चल रही हैं वो मेटाफिजिकल है, वो हमारे बायोफील्ड में यहां पर है कहीं, वो दिखाई नहीं देता वो। इसी प्रकार से कई बार कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जैसे किडनी फेल होती है वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किडनी फेल का ट्रीटमेंट तो डायलिसिस के द्वारा किया जा सकता है, बुद्धि फेल का ट्रीटमेंट डायलिसिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेटाफिजिकल है। जब ये सोल चली जाती है इस सिस्टम के अंदर से तो ये पूरा सिस्टम, एनर्जी बीइंग का सिस्टम, जीरो हो जाता है, डेड हो जाता है। जी लेकिन मेडिकल साइंस फिजिकल बॉडी को समझ रहा है, उसकी डिजीज को समझ रहा है, उसके सिम्टम को डायग्नोज कर रहा है, उसके ऊपर सर्जरीज कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है। लेकिन ये मेटाफिजिकल को नहीं समझ रहा है। ये फिजिकल और ये मेटाफिजिकल है, इसके चारों तरफ प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है, प्रॉब्लम मेटाफिजिकल में है, और सॉल्यूशन अपन फिजिकल दे रहे हैं। अगर इस मोबाइल के हार्डवेयर में कोई, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वायरस आ जाए, और हम हार्डवेयर को ओपन करके ठीक करने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जी जी जितने भी हीलिंग साइंसेस हैं, चाहे वो टेरा केयर फ्रीक्वेंसी की साइंस हो, या अदर डिवाइसेस की साइंसेस हो, या रेकी हीलिंग की साइंस हो, प्राणिक हीलिंग की साइंसेस हो, या हिप्नोथेरेपी की साइंसेस हो, ये सारी साइंसेस आपके मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स पर काम करती हैं, मेटाफिजिकल। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हम मेडिकल, शरीर में थकावट लग रही है, चक्कर चक्कर सा लग रहा है, कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है, और डॉक्टर आपको कहे कि आप एक काम करिए, हेमोग्लोबिन टेस्ट करा के देखिए, और हेमोग्लोबिन कम आए, और फिर आप, डॉक्टर आपको कहे कि आपको एनीमिया है और आपको आयरन की जरूरत है। इसी प्रकार से हमें इन मेटाफिजिकल साइंसेस को समझना होगा कि अब क्वांटम डिवाइस की मदद से हम अपने बायोफील्ड को समझ सकते हैं कि मेरे बायोफील्ड में लाइफ फोर्स एनर्जी कहां गड़बड़ हो गई है, मेरी बायोफील्ड का कौन सा एस्पेक्ट, क्या माइंड की प्रॉब्लम है, क्या सोल की प्रॉब्लम है, क्या पास्ट के कर्मास हैं, या ये इंटेलेक्ट की प्रॉब्लम है, या ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें आपके मेटाफिजिकल में हैं, और अगर कुछ डिवाइसेस अवेलेबल हो, जैसा कि जिन डिवाइसेस के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि यस, ये प्रॉब्लम है इसकी। और फिर जब आप हीलिंग साइंसेस की मदद से, मेटाफिजिकल साइंसेस की मदद से बायोफील्ड को क्लीन करेंगे, ठीक करेंगे, तो उसकी लाइफ के अंदर वो जो प्रॉब्लम रुकी हुई थी, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की हो, और चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, वो चेंज होगा, जी बदलाव आएगा। जी सर, एक चीज आपसे मैंने किसी लेक्चर में सुनी थी कि हमारे जो पास्ट के कर्मास होते हैं, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, हम चाहे तो अच्छे कर्मों से भी कनेक्ट हो सकते हैं और बुरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसका एक आपने टेक्निक बताया था कि हम पास्ट में अपने किए हुए अच्छे कामों से कनेक्ट होकर उनको इस लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं चाहूंगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट आप उसको प्लीज बताएं। देखिए, एक बात समझिए कि जैसे हमने समझा ना कि माइंड
इनविजिबल है, यहां पर कहीं है, बुद्धि यहीं पर कहीं है जो दिखाई नहीं दे रही है, सोल कहां पर है नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहीं आसपास है कहीं। इसी प्रकार से ये जो कर्मा फिलॉसफी है, मानते हम सब लोग हैं कि कर्म होते हैं, वैदिक विज्ञान में, हर रिलीजन में इसका जिक्र आता है, लेकिन ये कर्मा स्टोर कहां होते हैं, पहले ये समझना। जब हमारी डेथ होती है, तब डेथ के बाद यहां से फिजिकल वर्ल्ड से क्या चीज मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जाती है, और क्या चीज ऐसी है जो यहीं रह जाती है। मिश्रा जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या चीज ऐसी है जो यहां रह जाती है और क्या चीज है जो चली जाती है? सर हमारे एग्जिस्टेंस का जो 20% है वो यहाँ रह जाता है, ये अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, और इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें मेटाफिजिकल जो हैं वो चली जाती हैं। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि फिजिकल बॉडी यहां रह जाती है और सोल चली जाती है, यही हमें सिखाया गया है। जी नो, पहले ये समझिए, पंच महाभूत से बनी हुई जो बॉडी है ये यहां रह जाती है, जिसे हम जला देते हैं, दफना देते हैं, या जो भी क्रियाक्रम करते हैं इसके साथ किया जाता है। लेकिन जो मन था, चित्त था, बुद्धि था, नाड़ीज थे, चक्र थे और आत्मा थी, ये हमारा क्लाउड है। जी और ये पूरा का पूरा क्लाउड चले जाता है मेटाफिजिकल जगह पर। कहां जाता है इसके बारे में हम कहानी ये नहीं बता सकते, लेकिन जो डिवाइन है, जो हमसे ऊपर है, वहां पर ये सारी चीजें चली जाती है। फिर जब अगला जन्म होता है तो उसमें ये क्लाउड वापस एड ऑन हो जाता है। फिर दोबारा से मोबाइल का एग्जांपल लूंगा, ये मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, अब मुझे इसका नया वर्जन खरीदना है या नया चेंज करना है, तो मैं गया स्टोर के पास, स्टोर से मैंने नया मोबाइल लिया, पुराने वाले को उसको दिया, इसमें से डाटा इरेज कर दिया, पुराने वाले में जैसे ही लॉगिन किया एप्पल के पासवर्ड के साथ, सारा का सारा क्लाउड उसमें डाउनलोड हो गया, बॉडी नहीं मिल गई, और सारा चलेगा कैसे, बिल्कुल पुराने के तरीके की तरह से। जी 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 सेम टू सेम, अब हम हर जन्म पे एक यात्रा पे चल रहे हैं, और ये पूरा क्लाउड, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं क्लाउड डाउनलोड होता है, उसमें इंफॉर्मेशन है, जो हमने कर्म किए, जो भी हमने चीजें लाइफ लॉन्ग की, उसका एक इंप्रेशन है, उसका एक कोडिंग है, और वो कोडिंग किस में स्टोर होता है, हमारे माइंड में, हमारे चक्रों में, हमारे इंटेलेक्ट में। जी सोल तो एक एनर्जी सोर्स है, पावर बैंक है जो उसको चला रहा था, इस क्लाउड को। लेकिन जो क्लाउड का बेसिक लेयर है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश, ये सारे इंप्रेशन, ये शीट है, इसमें गीगाबाइट्स मेमोरी है, और ये पूरी मेमोरी ऊपर चली जाती है। और एक बात कहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि मरने से कुछ देर पहले, डेथ से कुछ देर पहले, 5 से 6 मिनट के अंदर में हम पूरी जिंदगी को रिवर्स में देखते हैं, फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश। जी कहा और जब जाता ये है। फ्रेश होता है ना, तो ये जो मेमोरी यहाँ पर थी, वो सारी मेमोरी वापस से फ्रेश हो गई, और इसका पूरा डाटा फिर हमारे क्लाउड में फिर से स्टोर हो गया। और जब डेथ हुआ तो फिजिकल बॉडी यहीं रह गई और ये क्लाउड चला गया। अब ये क्लाउड ऊपर जाने के बाद, वहां पर जब ये सोल अगली बॉडी लेकर आएगी, उसके अंदर फिर डाउनलोड होगा, लेकिन पास्ट का सारा क्लाउड एक पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, जो हमें अगले जन्म में याद नहीं रहता कि हम क्या थे, कहाँ थे। और ये शायद हमारे अच्छे के लिए भी होता है, नहीं तो हम मल्टीपल जिंदगी जी नहीं पाएंगे, पुरानी वाली यादें और इस उम्र की यादें, जी जी एक नई एग्जिस्टेंस में, एक नई जर्नी पे चल पड़ते हैं हम। जी मुझे जैसा ख्याल है कि आपने इसके बारे में समझाया था कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस होता है और एक अनकॉन्शियस होता है। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तक तो हम पहुंच जाते हैं, अनकॉन्शियस पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है जहां पर ये इंफॉर्मेशन होती है। राइट। और यहीं पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का और हिप्नोसिस का रोल आता है। जैसे मान लीजिए मिश्रा जी, आप कोई सामान रख के भूल गए 3 महीने पहले, अब आपको कॉन्शियसली उसे याद ही नहीं आ रहा है, तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा और सब कॉन्शियस की डीप लेयर में लेके चलूंगा, करीब करीब 3 महीना 4 महीना पुरानी बातों को याद कराते हुए आपको उस पर्टिकुलर दिन में लेके जाऊंगा जिस दिन आपने वो सामान मिसप्लेस किया था। जो चीज आप कॉन्शियसली एक्सेस नहीं कर सकते थे, अब आप सब कॉन्शियस माइंड में जाके उसको एक्सेस कर पाएंगे, और आप देखेंगे आपके मेंटल स्क्रीन पर एक मूवी दिखेगी, और आप देखेंगे वो सामान आपने कहाँ पे रखा, और जैसे ही आप खुलेंगे आंखें आपकी, आप उस सामान को वहां पे ढूंढेंगे और वो सामान आपको मिलेगा। ये हुआ हिप्नोसिस का पहला यूज, जिसमें हमने सब कॉन्शियस की डीपेस्ट लेयर में गए। जी इससे अगला पार्ट होता है एज रिलेटेड रिग्रेशन, यानी कि बचपन में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड की डीप लेयर में स्टोर होते हैं।
तो पर्सन को हिप्नोटाइज करके उसके डीपेस्ट लेयर में जाके वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा थे उस एज में जाकर उसकी स्टोरी को चेंज कर दिया जाता है, उसके नरेशन को चेंज कर दिया जाता है, उसके बिलीफ को चेंज कर दिया जाता है कि उसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं था, या हुआ था तो कुछ का कुछ मीनिंग जो उसने स्टोर किया था वो मीनिंग हमने चेंज कर दिया। जी ये हुआ एज रिग्रेशन। तीसरा, अगर हम हिप्नोसिस को और डीप ले जाएं तो सब कॉन्शियस के बाद अनकॉन्शियस को एक्सेस किया जा सकता है। ये उसी तरीके से है जैसे कि अगर मैं इस लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठा हूं, पहले सी ड्राइव खोल रहा हूं, फिर डी ड्राइव खोल रहा हूं, फिर डी ड्राइव के अंदर सब फोल्डर सब फोल्डर सब फोल्डर, और आखिरी में मैंने वो फोल्डर भी एक्सेस कर लिया जिसमें पास्ट लाइफ का डाटा था। जी। गॉट माई पॉइंट? यस सर, यस सर। तो यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है कि हमने अनकॉन्शियस को एक्सेस कर लिया और उन चीजों को एक्सेस कर लिया जो अभी इस लाइफ में नहीं थी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। पता जी कैसे चलेगा कि आपने पास्ट को एक्सेस किया? ये जो वो बोल रहा है ये उसकी मनगढ़ंत कहानी है। कई बार तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में व्यक्ति की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसकी टोन चेंज हो जाती है, ऐसी लैंग्वेज में वो बात करना शुरू कर देता है जिस लैंग्वेज में उसने कभी आज तक यूज ही नहीं किया, तो ये लाइफ में तो उसने सीखा नहीं। जी। जी वो ऐसी ऐसी बातें बता देता है जो उसने इस लाइफ में विजिट नहीं किया। मान लो ऐसी कोई कंट्री ना उसने टीवी में देखी ना वो गया वहां पर, और वो कंट्री के बारे में अगर वो पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, इट मीन्स कि उसके पास कहीं ना कहीं डाटा था। बिल्कुल सही बात है। क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर। तो सर यानी कि एक पॉइंट बीच में मिस हो गया जिसके बारे में मैंने कहा था कि पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्मास हैं। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जी जी, बस मैं वहाँ आपका ध्यान चाह रहा था। जी ये जो मैंने अभी इतना बड़ा भूमिका बांधा ना, इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये क्लाउड का फंडा समझ में आ सके और ये डाटा जो मेमोरी स्टोर है उससे आप क्लियर हो सके कि हाँ ऐसा एक्चुअल में होता है। अब बात आती है कर्मास की। कर्मास मतलब क्या? जो भी हमने पिछले जन्मों में किया था उसका कंसोलिडेटेड डाटा, राइट? वो कंसोलिडेटेड डाटा उसमें स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे समझ लीजिए एक बच्चा इस मोबाइल के अंदर कुछ एक्सेस करता है, और एक्सेस करने के बाद उसकी जो डाउनलोड हिस्ट्री है वहां से जाके आप उसका पेरेंट्स वो डाटा देख सकता है, जी। राइट ना? मिश्रा जी समझ पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सारे लोग समझ पा रहे हैं सर मेरे साथ। यानी एक हिस्ट्री में जाके कुछ फाइलों को ओपन करके पासवर्ड डाल के आप ये देख सकते हैं कि आपने पिछले 2 सालों में 3 सालों में क्या क्या इसमें एक्सेस किया था। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल पासवर्ड और स्पेशल परमिशन लगती हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले लाइफ में जो भी कर्मास किए वो सारा डाटा हमारे क्लाउड में स्टोर है, यहाँ पर बायोफील्ड में। जी चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में हो, अनकॉन्शियस में हो, इंटेलेक्ट में हो, या चक्रास में हो, नाडीज में हो। अब होता क्या है, हमने दोनों टाइप के कर्म किए होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और ये जी दोनों स्टोर होते हैं। किसने कितने किए हैं, क्या किए हैं, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। मेरे पास जब बहुत सारे क्लाइंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, कई बार बताते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि लाइफ की ना वाट लग गई है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा दोष किसको दूं मैं सर, अपने घर वालों को दूं कि भगवान को दूं कि गवर्नमेंट को दूं, बट लेकिन लाइफ की ना वाट लग गई। तो मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, ओके, तो मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तुम्हारे पास्ट कर्मा मैनिफेस्ट होने शुरू हो गए। वो जो कर्मा है उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, पास्ट कर्मास की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। और ये किसमें स्टोर है? आपके बायोफील्ड में। ट्यूनिंग फॉक है आप एक ट्यूनिंग फॉक है जो ब्रह्मांड के साथ और बायोफील्ड के साथ रिजोनेट कर रहा है। आप अपने आप को किस फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं, जो फ्रीक्वेंसी पे आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी और माइंड चल रहा है, ये जो एनर्जी सिस्टम है, ये जो चल रहा है ह्यूमन बींग, वही वाले कर्मा मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जी। अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आपके नेगेटिव कर्मास मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, फिर एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और कभी ऐसा हो तो इमीडिएट अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिए, ताकि आपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर्मा भी तो किए होंगे ना। मैं पर्सनल लाइफ में यही करता हूं, अगर कुछ बैड इवेंट होता है और एक के बाद दूसरा बैड इवेंट होना शुरू हो जाए तो इमीडिएट वापस अपने साथ रिकंसोलिडेट करता हूं, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, और हाई फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही आता हूं बैड इवेंट्स होने बंद हो जाते हैं और अच्छे इवेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जी
यानी कि एक जैसा हमारा एफएम ट्यूनर होता है कि हम कभी रेडियो सिटी, कभी रेडियो मिर्ची, रेड एफएम ऐसे ट्यून कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी बॉडी को भी फ्रीक्वेंसी हाई करके, क्योंकि जब हम लोअर वाइब्रेट करेंगे, लोअर वाइब्रेशन होंगे, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वी विल कनेक्ट टू बैड कर्मास, लेकिन हम हायर वाइब्रेट करेंगे तो हम अच्छे कर्मास के साथ कनेक्ट होंगे, पास से हमारे अच्छे आएंगे। तो कभी आपकी सीरीज ऑफ लाइफ में कभी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हो जो बुरे होने लग गए, तो आपको ये सीख लेना है कि आप अपने को हायर वाइब्रेट कैसे कराएंगे। तो सर थोड़ा राइट। सा प्रकाश ये इस बात पर भी चाहूंगा आपकी तरफ से कि हम कैसे अपने आप को हायर वाइब्रेट करा सकते हैं, एक कॉमन मैन किस तरह से करा सकता है। राइट, सबसे पहले ये समझना है कि हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन और बीइंग, फिजिकल प्लस मेटाफिजिकल, एक बायोफील्ड और एक फिजिकल बॉडी, और इन दोनों का मिला के एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है। राइट। अब हमें यह समझना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी लोअर कैसे होती है। ये बायोफील्ड के अंदर में नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 3,52,006 नाड़ी। मैक्सिमम लिटरेचर में आपको 72,000 नाड़ी लिखा हुआ मिलेगा। जी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 मेजर नाड़ी। सुषुम्ना के अंदर 3 और नाड़ी, वज्र नाड़ी, चित्रिण नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। एक के अंदर एक ट्यूब है, एक ट्यूब, उसके अंदर दूसरी, फिर तीसरी। सबसे सेंट्रल नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। फिर ईड़ा और पिंगला के बीच से 36 नाड़ियां निकलती हैं। ईड़ा और पिंगला से ये 36 72 में डिवाइड होती हैं। 72 1,000 में डिवाइड होती है, 72,000। और 72 में से 70,000 5 में डिवाइड होती है, 3,50,000 में डिवाइड होती है, 3,50,000। 2,000 जो शंकनी नाड़ी है नीचे की, वो डिवाइड होती है 3,52,000। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वज्र, चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी, 6 नाड़ी ये हो गई। 3,52,000 6 नाड़ी। और इसके अंदर फ्लो करता है लाइफ फोर्स एनर्जी। जैसे हमारी आर्टरीज और वेन में ब्लड फ्लो करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या फैट की वजह से ब्लॉकेज आ जाते हैं, इसी प्रकार से इन नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। और जैसे ही ब्लॉकेज आएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, हमारा जो एनर्जी सिस्टम है ये डाउन हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किन किन चीजों से हमारा बायोफील्ड अफेक्ट होता है? पहला चीज है, सबसे नजदीक हमारे बायोफील्ड में क्या है? माइंड। जी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, वरी, ये जो चीजें हैं ये हमारे ओवरऑल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देती हैं। क्या प्रूफ है? बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आप देखिए, आप सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ब्रेकफास्ट किया, एक्सरसाइज किया, अच्छे से खाना खाया, और इमीडिएट एक बैड न्यूज मिली, क्या होगा? इमीडिएट पूरी सिस्टम की एनर्जी डाउन हो जाएगी। कई बार फील करते हैं हम। जी तो थॉट्स, इमोशन हमारी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती हैं। तो 4 प्रकार की थॉट्स हैं: वेस्ट थॉट, यूजफुल थॉट, प्रोडक्टिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। वेस्ट, पास्ट और फ्यूचर की भूल जाइए। यूजफुल, जो अभी आ रही हैं, आप और हम जब बातें कर रहे हैं तो जो थॉट्स आ रही हैं मेरे माइंड में, आपके माइंड में, दे आर यूजफुल थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वरी करते हैं। और एलिवेटेड थॉट, पॉजिटिव थॉट्स, जो आती नहीं है, लानी पड़ती। तो नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट कट ऑफ करिए, एलिवेटेड थॉट्स एंड यूजफुल थॉट्स लेके आनी होंगी, नोइंगली लानी होंगी। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा, थॉट्स पैटर्न चेंज करना होगा, अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, अपने माइंड की सेटिंग को बदलना होगा। माइंड की सेटिंग मोबाइल की सेटिंग की तरह होती है। जैसे हम अपने को ये सेटिंग पसंद नहीं तो हम चाहें वॉलपेपर चेंज कर दे, रिंगटोन चेंज कर दे, सेम टू सेम अपने मस्तक पर दस्तक दे, अंदर जाए और अपनी सेटिंग्स को चेंज करें। रिंगटोन बदल जाएगी, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, वोकेबलरी बदल जाएगी, हाव भाव बदल जाएंगे, और लाइफ में थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब एनएलपी यहाँ के पर, द्वारा। जी डॉक्टर साहब एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से थॉट हैं जो हमारे लिए फिजिकल बॉडी में बीमारी पैदा कर सकते हैं, और उन थॉट से हमें दूर रहने की बिल्कुल जरूरत होगी, क्योंकि जो बीमारी पैदा कर दे ऐसे थॉट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो थोड़े से ऐसे थॉट्स के बारे में बताएं जो आपके ऑब्जर्वेशन में कॉमन लोगों में पाए जाते हैं और वो सब लोग उनको बीमार करते हैं। वैदिक विज्ञान में
पूरा एक थॉट के ऊपर चैप्टर्स हैं, कौन सी इमोशन कौन सी बीमारी लेके आती है। मेडिकल साइंस कहता है कि स्ट्रेस में आते हैं तो बीमारियां आती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस का ही दूसरा सब्जेक्ट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बताता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तीनों आपके माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी आप सोचते हैं माइंड के अंदर, आपके बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स उसे सुनती हैं। एक एक सेल सुन रही होती है कि आप अपने मन में क्या बात कर रहे हैं, कौन सी थॉट पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, कौन सी इमोशन जनरेट कर रहे हैं। कई बार हम गाना गाते हैं ना, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, जी जी। सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। भूल के भी मत सुनिए ऐसे गाने, क्योंकि जब आप ये बोल रहे होते हैं सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, आपकी सेल्स भी सुन रही होती है कि आप रो रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप लो एनर्जी में हैं। अच्छे अच्छे मस्त गाने सुनिए, अपने आप को वाइब्रेशन हाई रखिए। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी तो इतना भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से फियर में है, अनसिक्योर है, इनसिक्योर फील कर रहा है, जी। तो उसकी किडनी में डैमेज होगा। किसमें डैमेज होगा? किडनी किडनी। में। जी। और आज बहुत सारे पेशेंट जिनको ना डायबिटीज है ना हाइपरटेंशन है, डायलिसिस पे गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार फियर को खा रहे हैं। ना वो मरकरी खा रहे हैं, ना वो लेड खा रहे हैं, ना ही कोई टॉक्सिन्स खा रहे हैं, लेकिन माइंड के द्वारा फियर खा रहे हैं, और फियर किडनी की नाड़ियों को बंद कर देता है। जी साहब, ये बिल्कुल कमाल की बात है कि सीधे किडनी खराब हो रही है। आमतौर पे ये समझा जाता है पहले हाई बीपी होगा, फिर डायबिटीज होगी, फिर जाके कहीं किडनी की बात आएगी, लेकिन आपने बताया कि ये थॉट प्रोसेस आपकी किडनी पर सीधा डैमेज कर देता है। राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैंने आज तक अल्कोहल नहीं पिया, मैंने आज तक स्मोकिंग नहीं किया, लेकिन मेरा लीवर खराब हो गया। तो मैं पूछता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जेलसी खा रहे थे? आपने अल्कोहल नहीं पिया लेकिन आप जेलसी पी रहे थे। क्योंकि जी। अगर जेलस है पर्सन, तो जेलसी लीवर की नाड़ी को ब्लॉक कर देती है, और लीवर के अंदर उतना ही डैमेज कर सकती है जितना अल्कोहल पीने से सिरोसिस हो सकता है। ओ। और ये वैदिक विज्ञान में भी लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी लिखा हुआ है, और साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि कौन सी इमोशन कौन सी डिजीज पैदा करती है। मेडिकल साइंस बोलता है सारे नेगेटिव इमोशन स्ट्रेस पैदा करते हैं और वो बीमारी लाते हैं, लेकिन एनर्जी मेडिसिन बताता है कौन सी इमोशन कौन सी डिजीज लाती है। अगर आप लंबे समय से ग्रीफ में हैं, दुख में हैं, तो लंग्स अफेक्ट होंगे। अगर आप एंगर कर रहे हैं तो स्टमक अफेक्ट होगा। अगर आप घुट रहे हैं तो घुटने घिस जाएंगे। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो थायराइड हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो ब्रेन और आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर आप बहुत ज्यादा सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, मैं हूं ना, तो आपके कंधों में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप अकड़े हुए हैं, इगोइस्टिक हो गए हैं, तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस हो जाएंगे। एक एक इमोशन एक एक डिजीज पैदा करता है। यह है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और एनर्जी मेडिसिन का इंटीग्रेशन। डॉक्टर साहब यहाँ राइट मिस्टर पर। जी? जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया। और एक वर्ड जो कहा जाता है आजकल बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में, क्वांटम हीलिंग। तो क्या क्वांटम हीलिंग जो शब्द है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसको लोगों को आसान शब्दों में समझाएं कि क्वांटम हीलिंग होती क्या है, और जो अभी तक हमने बातें की, क्वांटम हीलिंग का उससे क्या रिलेशन है, कितना उससे ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले क्वांटम हीलिंग किसे कहा जाता है? तो पहले हमने कहा कि बायोफील्ड है, और बायोफील्ड के अंदर नाड़ियां हैं, और जो नाड़ियां हैं केवल फिजिकल बॉडी में नहीं होती, वो पूरे बायोफील्ड को कवर करती है। मतलब नाड़ी आपकी सेल से भी जुड़ी हुई है, और नाड़ी आपके माइंड से भी जुड़ी हुई है, और नाड़ी आपकी बुद्धि से भी जुड़ी हुई है, नाड़ी चक्रा से भी जुड़ी हुई है, नाड़ी आपकी सोल से भी जुड़ी हुई है। ये ट्यूब्स हैं ऐसे फैली हुई, जी। और इस ट्यूब्स के अंदर एनर्जी फ्लो कर रही है, लाइफ फोर्स एनर्जी। तो पहला जो मनोवय नाड़ियां हैं जो मन से जुड़ी हुई हैं, और एक है अन्नमय नाड़ियां जो फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई है। तो कई नाड़ियां ऐसी होती हैं जिनका एक हिस्सा मन से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा बॉडी के ऑर्गन से जुड़ा है। इसीलिए मन की जेलसी लीवर के अंदर प्रॉब्लम लेके आती है, क्योंकि जेलसी की जो नाड़ी है वो मन के जेलस पार्ट से जुड़ी हुई है और लीवर से जुड़ी हुई है। जी। जी। दूसरी तरफ ये नाड़ियां इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में 24 घंटे रह रहे हैं, उसका भी असर आपके बायोफील्ड पे होगा, नाड़ियों पे होगा।
मान लीजिए आप एक कंजेस्टेड स्पेस में बैठे हुए हैं, जहां पर एयर सर्कुलेशन नहीं है, जहां पर एनर्जी का फ्लो बहुत कम है, और लगातार आप वहां पर 7 से 8 घंटा बिता रहे हैं, जिसे मैं कह रहा हूं आपका वर्क प्लेस, जी तो उस जी कंडीशन में भी नाड़ियां ब्लॉक हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी बायोफील्ड की एनर्जी ऑलरेडी डाउन है, तो जैसे ही आप उनके संपर्क में आएंगे, वो आपसे एनर्जी लेकर जाएंगे, आप उनसे एनर्जी लेकर नहीं आएंगे। एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल सेज दैट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर साइड। अगर आप अपने से लोअर फ्रीक्वेंसी के लोगों से मिलते रहेंगे, तो डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी लो होगी। खासकर पेशेंट्स, खासकर डॉक्टर्स, हीलर्स, जी जो हम होते हैं, लगातार अपने से लोअर फ्रीक्वेंसी के लोगों से मिलना होता है, और इसीलिए हमें अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को कई गुना ज्यादा चार्ज करके रखना होता है। जी, बहुत जरूरी है और सबके लिए जरूरी है, मैं समझता हूँ। और डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो आएंगे लोग, उनकी एनर्जी लो ही होगी, वही ज्यादा आएंगे। और यहाँ पर इस बात को अगर आप समझ सकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी को रेगुलर लेवल, नियमित रूप से अपने को बढ़ा कर रखें, हाई एनर्जी पर रखें, ताकि आप खुद एक इसके विक्टिम ना बन जाएं। जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी थेरेपिस्ट हैं, जो दूसरे को हील कर रहे हैं, उन्हें मिनिमम 2 आवर्स डेली बेसिस पे अपने आप को चार्ज करना है। साधना, साधना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साधना आपके बायोफील्ड की फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है। दिन भर आपको लो फ्रीक्वेंसी लोगों से मिलना है, उन्हें चार्ज देना है, उन्हें हील करना है, तो इसीलिए मॉर्निंग आवर्स में 2 घंटे की साधना, जो भी आपका तरीका है, उसके साथ जुड़ें और अपने आप के बायोफील्ड को चार्ज करें। बायोफील्ड, जिस प्लेस में आप बैठे हैं, उस प्लेस को हमेशा चार्ज रखें, हाई फ्रीक्वेंसी रखें। तीसरा, जो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो है फिजिकल बॉडी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्योंकि नाड़ियां बॉडी के अंदर भी हैं। अगर हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो हमारी ये नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट एंड माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। Body is benefited by movement and mind is benefited by stillness. But right now, body is still and mind is hyperactive. तो ऐसे में जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी की नाड़ियां हैं फिजिकल बॉडी के अंदर, वो ब्लॉक हो रही हैं। और जहां जहां से नाड़ियां बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, वहां पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं मर्मा पॉइंट। जी जी और ये पॉइंट टेंडर हो जाते हैं। जब आप एक्यूप्रेशर कर रहे होंगे, तो देखिएगा बहुत सारे बॉडी के पॉइंट टेंडर हो गए हैं। उसका जो बड़ा कारण है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से वहां पर टेंडरनेस आ गई है। मर्मास पॉइंट वो होते हैं जहां जहां से नाड़ियां फिजिकल बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं। ये ट्यूब्स हैं, ये मान लीजिए ट्यूब है, और ये फिजिकल बॉडी के अंदर ऐसे एंटर कर रही है, और ये प्रेस हो गया, तो जी अब यहाँ पर ये एनर्जी ब्लॉकेज हो गया। और जैसे ही हम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर या कोई हीलिंग थेरेपी देते हैं, तो यहाँ से ये ट्यूब ओपन होती है और फ्लो बढ़ना शुरू होता है, और टेंडरनेस खत्म हो जाती है। चक्र वो हैं जहां जहां पर नाड़ियां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो एक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन मर्मो पॉइंट वो हैं जहां जहां पर मेटाफिजिकल नाड़ियां फिजिकल बॉडी को पर्स करके बॉडी के अंदर जा रही हैं। ये दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। जी जी 108 चक्र होते हैं, और मर्मा पॉइंट 396 या समथिंग उससे भी ज्यादा होते हैं। यानी कि हम सर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 3,52,006 नाड़ियों से हम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। यस, बिल्कुल कनेक्टेड है। ब्रह्मांड की भी नाड़ियां होती हैं। पृथ्वी की नाड़ियों को कहते हैं ले लाइंस, और आकाश की नाड़ियों को ऑर्बिटल लाइन कहते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह जितने भी हैं, एक पर्टिकुलर नाड़ी के द्वारा ही रोटेट होते हैं, एक अपने ऑर्बिट में। अपनी नाड़ी को वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। अगर किसी दिन सूर्य का मन किया कि चलो मैं अपनी नाड़ी छोड़ दूं, चांद का ग्रह मन किया कि चलो थोड़ा सा तिरछा चल के देखता हूं, जी जी तो ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। तो वो उनकी नाड़ियों पे चलते हैं, पृथ्वी अपनी नाड़ियों पे चलती है, और पृथ्वी की ले लाइंस होती हैं। और पृथ्वी के भी 7 चक्र हैं। हमारा भारतवर्ष सहस्रार चक्र है हिमालय में, और कैलिफोर्निया में रूट चक्र है, जी यूरोप में आज्ञा चक्र है, ऑस्ट्रेलिया में मणिपुर चक्र है।
तो ऐसे पृथ्वी के भी 7 चक्र हैं और हमारे भी 7 चक्र हैं। पृथ्वी की भी नाड़ियां हैं, हमारी भी नाड़ियां हैं, ब्रह्मांड की भी नाड़ियां हैं। और इसी प्रकार हम अपनी नाड़ियों से इस कॉस्मोस के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर माइक्रोकोसोम एंड ब्रह्मांड इज मैक्रोकोसोम। तो जो अभी आप बोल रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, वो सारी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है और यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी आपको जो चाहिए आप अपनी नाड़ियों के द्वारा ब्रह्मांड के साथ कम्युनिकेट करें वाइब्रेशनली, और फिर वो चीज किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे है, आप अपने ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को सेट कीजिए, वो धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जी। तो सर, जो हम नाड़ियों की बात समझ रहे हैं, जो हम चक्रों को समझ रहे हैं, जो हम ब्रह्मांड के साथ अपने कनेक्शन को समझ रहे हैं, क्या इसी सब को हम क्वांटम हीलिंग से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि यही सब चीजें हैं जो क्वांटम हीलिंग से जुड़ी हुई हैं? राइट। देखिए, वर्ड्स फैंसी फैंसी हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, क्वांटम हीलिंग, ये वो। क्वांटा क्या है? बेसिकली क्वांटा इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल्स। जी तो जी क्वांटम हीलिंग मतलब हम जब छोटे लेवल पे जाके छोटी चीजों को ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जी ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर। ट्रीटमेंट मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हीलिंग मतलब बीमारी को जड़ से खत्म करना, और क्योर मतलब परमानेंट खत्म कर देना, दोबारा रिकरेंस ना हो। तो ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है, इंजेक्शन के द्वारा किया जा सकता है, थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। वो विजिबल डॉक्टर करेंगे। विजिबल डॉक्टर लाइक जैसे आप हैं, मैं हूं, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हीलिंग आपके अंदर से होती है। जब आप रूट कॉज पे काम करना शुरू करते हैं तो हीलिंग पेशेंट करेगा और हम उसे असिस्ट करेंगे। आप हीलिंग नहीं कर सकते उसकी, हीलिंग उसे खुद करनी होगी, समझकर, रूट कॉज को फाइंड आउट करके। और क्योर, क्योर ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, ही। आई ट्रीट, ही क्योर्स। वो डिवाइन, जी जब पर्सन को हम डिवाइन के साथ जोड़ते हैं और वो डिवाइन के साथ जुड़कर अपनी गलत चीजों के लिए फॉरगिव करता है, लेट गो करता है और सही डायरेक्शन में चलना शुरू होता है, जो ब्लॉकेज है नाड़ियों के वो क्लीन होने शुरू होते हैं और पर्सन फिर हीलिंग से क्योर की तरफ जाता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो हील तो कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन 2 से 3 सालों के बाद फिर वही डिजीज रिकरेंस आ जाती है। जी। तो सर, क्योंकि जैसे उस कि पंचकोश शरीर के बारे में बात हुई, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय कोश के बारे में अवेयरनेस आज के टाइम में लगभग हर जागरूक व्यक्ति को आ चुकी है कि हमें क्या खाना है, हमें मिलेट्स खाने हैं, हमें अपना कब खाना है, कितना खाना है। अन्नमय के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अब रह जाती है बात प्राणमय कोश की, मनोमय कोश की। तो आप कृपया बताएं कि प्राणमय कोश की देखभाल कैसे की जा सकती है, मनोमय कोश की देखभाल कैसे की जा सकती है? तो क्वांटम हीलिंग को अगर हम थोड़ा और आगे लेके चलें, मतलब अपने बायोफील्ड के लेवल, अपने सूक्ष्म लेवल पर जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उसको हील करना। हीलिंग मतलब जैसे वुंड बन जाता है, चोट लग जाती है, हम उसकी केयर करते हैं, धीरे धीरे फिर वो हील होता है। इसी प्रकार से बायोफील्ड, हमारे जो मेटाफिजिकल वुंड हैं, मेटाफिजिकल ट्रॉमा है, उन्हें फाइंड आउट करना, वहां पे मलहम लगाना, हील करना और फिर ठीक करना, दैट इज क्वांटम हीलिंग। क्वांटम का मतलब है मेटाफिजिकल लेवल पर हील करना, क्वांटा के लेवल पे जाके चीजों को फाइंड आउट करना और उसे हील करना। तो सबसे पहले है कि हमें रूट कॉज फाइंड आउट करना होता है कि मेरी डिजीज का या मेरी परेशानी का कारण क्या है। सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं रूट कॉज। और ये तभी फाइंड आउट करेंगे जब आप अपने थेरेपिस्ट के साथ, अपने हीलर के साथ या खुद के साथ बहुत शानदार तरीके से ठहराव के साथ बैठेंगे और लिखेंगे। जी फिर फाइंड आउट करने के बाद उस रूट कॉज को अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर देना। मिश्रा जी, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है और वो बहुत सारी एंटीहिस्टामिनिक, फिनाइलेफ्रिन, फिनार्गन, सिट्रिजिन और पता नहीं क्या क्या ट्राई करके आते हैं। बहुत सारे लोग तो स्टीरॉइड्स भी ट्राई करके आते हैं और एक लंबी चौड़ी टेस्ट करवा के लेके आते हैं, सर ये 350 चीजों का टेस्ट करवाया, इसमें से ये 200 चीजों में एलर्जी निकला है, तो क्या करना होगा? मैं कहता हूं कि इसमें 2-3 टेस्ट और करवा के आइए। तो वो बोलते हैं सर इतने सारे टेस्ट तो हो गए, अब तो उसने मना कर दिया है, लैब ने, किसके आगे और टेस्ट नहीं होते।
मैंने कहा आपने बैंगन से टेस्ट करवाया, प्याज से टेस्ट करवाया, दूध से टेस्ट करवाया, केले से टेस्ट करवाया, क्या आपने ये टेस्ट करवाया कि आपको अपनी वाइफ से एलर्जी तो नहीं है, अपने बच्चों से एलर्जी तो नहीं है, अपने पड़ोसी से एलर्जी तो नहीं है, अपने बॉस से एलर्जी तो नहीं है, अपने कलीग से एलर्जी तो नहीं है? वो रोने लग जाता है, हाँ सर प्रॉब्लम तो वही है। यस, एलर्जी दुनिया के साथ में है, और वो माइंड के द्वारा सेंसिटिव हो जाएगा, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा चीजों के प्रति। फिर वो किसी भी चीज के प्रति आपको एलर्जी पैदा कर सकता है, चाहे वो केला हो चाहे ग्लूटन हो। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ग्लूटन के पीछे पागल हुआ पड़ा है। जी एलर्जी जी ग्लूटन में नहीं है, एलर्जी हमारे माइंड में है। तो जब तक ये कांटा नहीं निकलेगा रूट कॉज, आप उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई डिवाइस के द्वारा उसके ठीक कर दिया बायोफील्ड, बायोफील्ड ठीक हो गया कुछ देर के लिए, लेकिन जब तक वो रूट कॉज पे जाके ठीक नहीं करेगा, फिर वो बीमारी एलर्जी उसकी दोबारा फिर आ जाएगी। बात वही है कि अपन एंटी हिस्टामिनिक देके ठीक कर रहे हैं या बायोफील्ड थेरेपी से ठीक कर रहे हैं, एक इन्वेजिव एक नॉन इन्वेजिव है, जी लेकिन दोनों ही लेवल पे अपने को रूट कॉज फाइंड आउट करना है, और रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो हीलिंग और क्योर की तरफ जाएगा पर्सन। जी। और ज्यादा करके रूट मनोमय कोष में होती है सर? यस, मनोमय कोश में रूट ज्यादा होती हैं। अब जिन चीजों से उसको एलर्जी थी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका बॉस, उसके कलीग, या तो उनसे दूर चला जाए और या फिर उन्हें एक्सेप्ट कर ले, और कोई तरीका नहीं। उनके साथ भी रहूंगा, एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा, तो एलर्जी कभी ठीक नहीं होगी। खाते रहिए एंटीहिस्टामिनिक। तो हम हिप्नोथेरेपी की मदद से, काउंसलिंग की मदद से, फिर उसके माइंड के लेवल पे मनोमय कोश में चेंजेस लेकर आते हैं, और जैसे ही वो चेंज करता है, एक्सेप्ट करता है, लेट गो करता है, उसकी एलर्जी ठीक हो जाती जी। तो जैसा आप बताते हैं कि हम भोजन दो तरह से लेते हैं, एक तो हम अपने मुंह से खा रहे होते हैं और एक यहाँ से खा रहे होते हैं। तो जी, जो यहाँ से खा रहे हैं उसको भी बदलने की जरूरत है। है। यस, मेंटल डाइट और फिजिकल डाइट। जी यहां से फिजिकल डाइट, यहां से मेंटल डाइट। जैसे फिजिकल कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे ही मेंटल डायरिया और मेंटल कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार अगर अपन ने कुछ यहां से गलत खा लिया ना, तो या तो एकदम से अंदर ऐसे घुटन सी महसूस हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और या बहुत ज्यादा वर्बल डायरिया हो जाएगा, इधर उधर बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे। जी जी, बिल्कुल सही तो कह ना रहे हैं। डायरिया करना है, ना कॉन्स्टिपेशन करना है। जैसे फिजिकल डाइट के लिए अच्छा खाना खाने की जरूरत है, ऐसे ही यहां से भी देखिए मैं क्या खा रहा हूँ दिन भर में। जी। तो सर, अगर आपकी इजाजत हो तो आप पार्टिसिपेंट्स को मौका दें कि वो आपसे प्रश्न कर सकें, अभी तक जितना सुना है इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, जो तो जैसा हाँ, चाहे वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी 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 सर मैं पूछ सकता हूँ, दिल्ली से अजय कुमार। हाँ जी जी अजय जी बताइए। सर जैसे कि अभी आपने ग्रहों के संबंधित कुछ बात की थी कि ये सब नाड़ियों से कनेक्टेड हैं, तो आजकल क्या बहुत सालों से ये ज्योतिष के ऊपर बात हो रही है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी ग्रह दशाएं खराब है, हमारे तो ग्रह ही ऐसे हैं। तो क्या उसका भी कुछ कनेक्शन है? क्या उसकी भी हीलिंग की जा सकती है? क्या उसे भी बदला जा सकता है? प्लीज इस पर बिल्कुल, प्रकाश डालें। देखिए सारे विज्ञान अपनी जगह पर है, ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ग्रह विज्ञान, सबका अपना एक विज्ञान है। अब ये समझिए कि हमारी नाड़ियां हैं और ग्रहों के भी नाड़ियां हैं, उनकी कॉस्मिक एनर्जी हमारी कॉस्मिक एनर्जी को अफेक्ट करती है। मान लीजिए मेरी शनि दशा चल रही है, ठीक है, मान लीजिए, एग्जाम्पल के दे रहा हूं, यानी कि शनि की कुछ कॉस्मिक एनर्जी मेरी नाड़ियों पे ठीक से नहीं पड़ रही है, और इस वजह से मेरे अंदर कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं। शनि ठीक है। आपको कैसे ठीक इफेक्ट करेगा? आपकी नाड़ियों के द्वारा, आपके चक्रों के द्वारा, यानी वो आपकी कॉस्मिक हम्म। एनर्जी, अपनी कॉस्मिक, वो कोई एक इंसान नहीं हम्म। है कि आपसे बदला निकाल रहा है, उसकी कुछ कॉस्मिक एनर्जी है। और जिस डायरेक्शन में आपकी कुंडली चल रही है, मतलब जो जन्म स्थान जो वो हुआ था, जो आपका अभी का हम्म। टाइम है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, और वो आपकी जी। नाड़ियों की एनर्जी को डाउन करके आपके मन को भ्रमित करेगा, आपकी डिसीजन हाँ। मेकिंग करेगा। अब एक तरीका है कि आप ज्योतिष के चक्कर काटिए, बाबाओं के चक्कर काटिए, और परेशान होते रहे, और फिर और बेवकूफ बनते रहे। और दूसरा है कि आप अपने डेली बेसिस पर अपने योग मेडिटेशन साधना के द्वारा अपने अंदर की नाड़ियों को ओपन कर लीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। कोई ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न ऐसा था जो बहुतों के दिमाग में चलता रहता है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन आपने बहुत जल्दी 1 मिनट में सटीक
एक्सप्लेनेशन भी कर दिया और उसका आंसर भी कर दिया। पर्सनल लाइफ में यही करता हूँ, कोई ग्रह जी। नक्षत्र गड़बड़ हो, बस मुझे हाँ केवल हाँ। अपनी एनर्जी ठीक करनी है। ना लकीर से, जी ना फकीर से, ना ग्रह से, जी ना नक्षत्र से। ठीक होगा जी। केवल होगा मस्तक पर दस्तक से, क्योंकि बिगड़ा कहीं से भी हो, ठीक सब यहीं से होना है। और इसके लिए आपने कहा कि योग, प्राणायाम, साधना, मंत्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। साधना, साधना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके सारे नाड़ी, सारे चक्र, अंदर के जो ग्रह हैं जी ना, ये 7 ग्रह हमारे हैं, 7 चक्र, जी। इन ग्रहों को अलाइन करके रखिए, बाहरी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपको। ओके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए और शानदार जवाब के लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता सर का। अब मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर ज्योतिका गुप्ता जी, जिनका हैंड रेस देखा था, आप हाँ, अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हैंड रेस करिए, मैं देख के एक एक को बता पाऊंगा, क्योंकि सब लोग एक साथ पूछेंगे तो किसी की भी आवाज समझ नहीं आएगी। तो जस्ट आप हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपका सीरियली मैं आपको लेते जाऊंगा। तो डॉक्टर ज्योतिका गुप्ता जयपुर से हैं, हाँ, प्लीज। हाँ जी सर, नमस्कार। थैंक यू फॉर सच एन एनलाइटनिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपकी सारी टॉक। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जो एक टीसीएम की मेरिडियंस हैं, जो एक्यूप्रेशर की मेरिडियंस हैं, और एक जो प्राणायाम में जो 72,000 नाड़ियों का डायग्राम रहता है, इसमें क्या फर्क है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, सबसे पहले वैदिक विज्ञान था, हमारे आर्यंस थे। जब ये आर्यंस चाइना की तरफ गए, या चाइनीज लोग आर्यन के संपर्क में आए, तो उन्होंने नाड़ियों का विज्ञान सीख लिया। 72,000 नाड़ियां थी, उन्होंने समझा। फिर वो लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, और उन्होंने इसको 12 मेरिडियन में कन्वर्ट कर लिया। 6,000 नाड़ियां एक मेरिडियन के साथ जुड़ी हुई है, अच्छा। इसीलिए 12 मेरिडियन है। ओके। ठीक है। तो हाँ हाँ। उन्होंने उसको अपने तरीके से मैन्युपुलेट करके, अपने तरीके से समझने के लिए, उनके लोगों ने, चाइनीज लोगों ने उसे मेरिडियन में कन्वर्ट कर दिया। आइडियली देखा जाए तो सबसे जो पुराना विज्ञान है वो है नाड़ी विज्ञान, जो मैं कह रहा हूँ 3,52,000 6 नाड़ियों का, जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। अब उसके बाद ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ मंत्रों के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा ओपन किया जाता था, ये सब उनके बस की बात नहीं थी चाइनीज लोगों के। वो हमसे लो फ्रीक्वेंसी पे थे, तो उन्होंने क्या किया, अंदर में जाके समझ लिया, तो उन्होंने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कर दिया। तो वो एक लोएस्ट लाइफ, मतलब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एक छोटे लेवल का विज्ञान है, जिसको नाड़ियों के विज्ञान से हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, तो उन्होंने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर डेवलप कर लिया। वो भी इफेक्टिव है, करते रहना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट विज्ञान वेदांत और वैदिक विज्ञान, और ये नाड़ियों का विज्ञान। तो ये जो 12 है सर, ये भी उन 72,000 में इंक्लूडेड ही है? यस, विद इन दैट 72,000 है? यस यस। टीसीएम को वैदिक विज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ने की जरूरत है। मैं अपने सेंटर में लोगों को नाड़ी विज्ञान और टीसीएम दोनों को एक साथ बिठा के समझाता हूँ, और कौन सी नाड़ी किस मेरिडियन के साथ जुड़ी है ये भी बताता हूँ। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा कि सर आपका कोई कोर्स है क्या? आई वुड लव टू ज्वाइन, एंड उसकी डिटेल्स सर अगर मिल जाए, और नेक्स्ट बैच कब कर रहे हैं? क्वांटम वेदा, ये ओके। मेरा एक इनिशिएटिव है। वैदिक विज्ञान विद क्वांटम फिजिक्स, वैदिक वाओ। विजडम, मॉडर्न इनोवेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं एक ग्रेट। मेडिकल डॉक्टर हूँ, और साथ ही साथ इन हीलिंग साइंसेस का मेरे पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंसेस है। पीएचडी इन वैदिक विज्ञान, और बहुत सारी साइंसेस, एनएलपी, पीएनपी, हिप्नोथेरेपी, क्वांटम हीलिंग, सारी चीजें सीखा। केवल इसलिए सीखा कि जाने तो, ये जो आपके आज प्रश्न है, ये कभी मेरे भी प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ भी प्रश्न नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी समझ में आ गई है, सोल भी समझ में आ गया है, और फिजिकल बॉडी भी। अब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि वैदिक विज्ञान को मॉडर्न तरीके से प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई किया जाए, और कैसे इसे बहुत इजी टू अंडरस्टूड बनाया जाए। तो मैंने जी 3 मंथ्स का एक कोर्स शुरू किया है। अच्छा। इसमें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और जो लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मेरे सेंटर में आके 3 मंथ का इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जहां पर ये सारी चीजें, डिवाइसेस, मेडिसिन और थेरेपीज और हीलिंग और साधना, सारी चीजें एक साथ सिखाई जाती हैं। दैट्स ग्रेट सर। तो मतलब उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाए, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मैं जयपुर में हूँ, तो ऑनलाइन मेरे को ज्यादा सूट करेगा। बिल्कुल, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे और हाँ आपको जी। इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ। मैं ज्योतिका जी आपकी मदद करूंगा, बल्कि आप ही की क्या, सबकी मदद करूंगा।
और सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जिस ग्रुप के माध्यम से आज इस जूम में जुड़े हैं उसी ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्टर आलम नागपुर से हैं, आप अपना प्रश्न डॉक्टर साहब के सामने रख सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर। मैं इतनी डीप नॉलेज लाना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन अभी अपने लाइफ में और अपने क्लिनिक के कामों से इतना इतना बिजी शेड्यूल है कि इधर घुसने का कभी टाइम ही नहीं मिलता। तो आज ये बहुत अच्छा रहा। मिश्रा सर ने हम लोग के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और सर आपके सानिध्य से इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। मेरे ना सर 2 क्वेश्चन है। पहला एस्ट्रोलॉजी का जो सवाल उठा था, उसी से दूसरा सवाल मेरे मन में उठा। ऐसा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि जब ग्रह खराब रहेंगे तो आपको सही सोचने भी नहीं देंगे, ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं हो सकता जी। भगवान ने हमें सोचने का 2 पावर दी है, एक सोचने की पावर और एक मेटा थिंकिंग की पावर। एक होता है थिंकिंग और एक होता है मेटा थिंकिंग। ठीक बात। एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में 2 डिफरेंस है। यही मेजर डिफरेंस है कि एनिमल भी सोच सकता है, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो मुझे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। दैट इज कॉल्ड मेटा थिंकिंग। ठीक। और ये आप जितने भी लिटरेचर उठा के देखिए, कृष्ण का, महाभारत का या रामायण का, हर समय भगवान ने कंस को भी और रावण को भी एक चीज समझाई थी कि समझौता करते हैं, चीजों को क्लियर कर लेते हैं, और थिंकिंग के ऊपर मेटा थिंकिंग कर लो। ऐसा कुछ नहीं था, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं थे। करेक्ट। तो हमेशा हमारे पास एक इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट मेटा थिंकिंग करती है, माइंड थिंकिंग करता है। तो 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक एंड्रॉइड और एक iOS। ये माइंड का जो सॉफ्टवेयर है ये एंड्रॉइड है, ये हाईजैक होगा। जो इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर है वो iOS है, उसमें कोई बग्स नहीं आते, कोई वायरस नहीं आता। तो जैसे ही आप अपने मन को बंद करेंगे मेडिटेशन में, इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपनी थिंकिंग को अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन सर, क्या प्रेयर्स हमारे ये मेटाफिजिकल प्राण ऊर्जा इस पे कुछ फर्क लाते हैं? जैसे बहुत सारे मंत्राज हैं, जैसे हिंदुइज्म में गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय है, इस्लाम में देखा जाए तो बहुत सारी आयतें हैं। ठीक है। कुछ ऐसे सिंगल वर्ड्स जैसे ओम का उच्चारण किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे, हर रिलीजन में कुछ अलग अलग, जैसे जैन धर्म में नमोकार मंत्र होता है। तो क्या ये मंत्राज से हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे प्राण ऊर्जा है उसके अंदर कोई तब्दील होना, या हमारे ग्रहों में कोई तब्दीलियत आना, ऐसा कोई चेंजेस आते हैं क्या? ऐसा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारी बायोफील्ड के अंदर जो नाड़ियां हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, चक्रों की भी एक फ्रीक्वेंसी है। दिस होल यूनिवर्स वाइब्रेट इन टर्म ऑफ एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसी। निकोलस टेस्ला, जिन्होंने एमआरआई डिस्कवर किया था, उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसी, एंड होल यूनिवर्स वाइब्रेटिंग इन मल्टीपल ऑफ 369। जो रूट चक्र है 369 फ्रीक्वेंसीज पे, अनाहत चक्र 639, ओके। सहस्रार चक्र 963, 396, 639 और 963, यानी ये फ्रीक्वेंसी है सारी चीजें। अब ये समझिए, जो साउंड है, जो मंत्र है, वो एक फ्रीक्वेंसी है जी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ऐसे किए गए, जब साउंड को वाइब्रेट किया गया मंत्रों के साथ। मंत्र जब वाइब्रेट होते हैं तो यूनिवर्स के अंदर, जैसे आप एक पाउडर लेके एक प्लेट के ऊपर रखें, नीचे से साउंड फ्रीक्वेंसी चलाएं तो उसमें कुछ आकृतियां बन जाती हैं, यानी जो पार्टिकल थे उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर लिया। ये मंत्र हैं जिनके अंदर एक फ्रीक्वेंसीज हैं, और जब हम इन्हें सही डिवोशन के साथ, सही फीलिंग्स के साथ, सही इंटेंशन के साथ प्रेयर की फॉर्म में चैंटिंग करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे बायोफील्ड में जनरेट होती है और वो नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोल सकती है। दूसरी तरफ वो ब्रह्मांड के अंदर जाके आपको उन चीजों के साथ कनेक्ट कर सकती है जिससे आप कनेक्शन बनाने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जैसे डिवाइस टेरा केयर फ्रीक्वेंसी से आप नाड़ियां खोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये चैंटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। और कितनी अच्छी बात है कि किसी और लिटरेचर में इतना अच्छा
एक्सप्लेनेशन, इतने अच्छे मंत्र नहीं है जितना हमारे सनातन धर्म के अंदर लिखे हुए हैं। करेक्ट। हर चीज के लिए, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए, बीमारियों के लिए महामृत्युंजय मंत्र, धन के लिए लक्ष्मी मंत्र, तो हर चीज के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। करेक्ट। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, आजकल एंजल थेरेपी चल रही है, कितना सच है सर इस? एंजल थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपी हैं, बीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग, एंजल थेरेपी, फैमिली कॉन्स्टलेशन, ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड में बनाई गई थेरेपीज हैं। सारे थेरेपीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड पे ही काम करती हैं। ओके। यानी उसकी थॉट पैटर्न को बदलाव दे देती है, उसके बिलीफ को चेंज कर देती है, और पर्सन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। अपने इमोशनल ड्रामास जो उसने फैला के रखे होते हैं, उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है या लेट गो कर देता है, और अल्टीमेटली फिर उसकी हीलिंग शुरू होती है। तो मैंने कह सकते हैं काइंड ऑफ अ फेथ साइकोलॉजी? don't say it's a fake psychology. Psychology is a different thing, but basically all these therapies are therapies, sort of therapies. जैसे सिट्रीजिन है, पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, उसी प्रकार से ये थेरेपीज हैं। बट अल्टीमेट थेरेपी हमें उसको, पर्सन को स्पिरिचुअलिटी में जोड़ना होगा, उसको हीलिंग का और स्पिरिचुअलिटी का एक लिटरल मीनिंग समझाना होगा, उसकी ट्रीटमेंट भी करनी होगी, हीलिंग भी करनी होगी, क्योर भी करनी होगी, THC। लेकिन ये जो थेरेपीज हैं, ये कई बार ट्रीटमेंट कर देती हैं, बट हीलिंग या क्योर परमानेंट नहीं कर पाती। बहुत सारे थेरेपीज के बारे में मुझे आइडियाज नहीं है, हाँ सुना मैंने भी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा विंडो शॉपिंग नहीं करता हूँ और बहुत ज्यादा अंदर में डीप में जाके नहीं देखता हूँ। तो डॉक्टर आलम साहब, आपको डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया उससे आप संतुष्ट होंगे। और इन जवाबों में मैंने एक खूबसूरत चीज देखी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब आप मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, किसी भी चीज की चैंटिंग करते हैं, तो उसके साथ आपकी फीलिंग, आपका बिलीफ, ये सब होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो यहाँ से मुझे ये भी ख्याल आया कि आजकल लोग घर में 24 घंटे हनुमान चालीसा चला के रखते हैं, 24 घंटे गायत्री मंत्र चला के रखते हैं। वो एक मैकेनिकल वाइब्रेशन दे रहा है, ना उसमें इमोशन है ना फीलिंग है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप करते हैं और फीलिंग और इमोशन के साथ करते हैं तो उसका बेहतर फायदा होगा। और यही मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब लोगों को कि ऐसा मत करिए कि इसको आउटसोर्स कर दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक डब्बा लगा दिया आपने और वहां पर महामृत्युंजय चल रहा है और आपको महामृत्युंजय जाप का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी बात आज आपने क्लियर कर दी है। मिश्रा जी, एक चीज और कहना चाहूंगा जी। थॉट्स, इमोशन, दो प्रकार की चीजें हैं। थॉट इज एनर्जी, इमोशन इज, थॉट्स इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इमोशन इज मैग्नेटिक एनर्जी। थॉट्स की अगर 10 एनर्जी है तो इमोशन की 1000 एनर्जी है। तो थॉट्स जो भी आप सोच रहे हैं और उसके ऊपर कौन सी इमोशन ला रहे हैं, इसी से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिसाइड होगी। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग लेकर आ रहे हैं, आप हेल्दी रहेंगे। नेगेटिव थॉट, डिस्टर्ब इमोशन लेकर आ रहे हैं, डिजीज हो जाएंगे। लेकिन थॉट्स और इमोशन से भी आगे है डिवोशन। डिस्टर्ब इमोशन कॉजेस ऑल लूज मोशन। डिस्टर्ब इमोशन is the root cause of all loose motion, and devotion is the highest emotion which cure every emotional drama. ग्रेट सर। डिवोशन जब आप लेके आ जाते हैं, ग्रेटिट्यूड जब आप लेके आते हैं, फीलिंग जब लेके आते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप चेंज हो जाती है। 5 मिनट का फीलिंग के साथ मंत्रोच्चारण 10 घंटे के सिंपल मंत्रोच्चारण से कहीं ज्यादा इफेक्टिव। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर अमित, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मिस्टर अमित। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम। डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसे आप बता रहे थे, सॉरी लेट मी टर्न ऑन माय वीडियो आल्सो। तो आप जैसे बता रहे थे, काफी अच्छी चीजें आपने बताई। आपने एक चीज बीच में बोली कि अगर इमोशंस का हमारे बॉडी पे, या कई चीजें होती हैं जो हमारे बीमारियों पे इफेक्ट करती हैं, राइट? कि आपने जैसे चीज बोली फियर, फियर से किडनीज भी फेल होती हैं, राइट? आई बीन थ्रू इट। मैं बचपन से एक मतलब काफी डर के माहौल में रहा हूँ। एक अननोन फियर, रीजन भी नहीं पता, डर लग रहा है, एंग्जाइटी भयंकर वाली, किस चीज की पता नहीं, बल्कि हो रही है, कुछ भी काम करने जा रहे एंग्जाइटी। मतलब ये बचपन से अननोन चीजें हैं, मुझे भी नहीं पता। और मेरी किडनी फेल भी हुई, 2 बार मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। 2010 में मैं 7 years आई वॉज ऑन डायलिसिस। आई वॉज 18 जब मेरी किडनीज फेल हुई थी। सो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि
अभी मेरी ट्रांसप्लांट किडनी, आई एम स्टिल फेसिंग सम इश्यूज, माय क्रिएटिनिन लेवल्स अप टू above like around 3 now। जैसे आपने बोला कि आई डोंट नो कि अभी ये क्यों बढ़ रहा है। मैं आज से 2 साल पहले डॉक्टर जो हमारे हैं उनके पास गया, उन्होंने साफ बोल दिया अब ये बढ़ेगा ही धीरे धीरे। लाइक इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी हिम्मत देने के बजाय या कोई रास्ता दिखाने के बजाय, सीधा मेरे मदर वाज स्टैंडिंग देयर एंड बिकॉज फर्स्ट किडनी उन्होंने ही दी थी, शी इज ऑन 1 किडनी ऑल्सो। तो उनको सीधा एक तरह से डरा दिया कि अब तो आपका ये आने वाला है टाइम, कुछ टाइम की बात है। लाइक आई डोंट नो, जो भी उनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, जो भी रीजन था। एनीवे द पॉइंट, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है ये था कि ये जो हम अभी आप ट्रीटमेंट जिस तरह का बता रहे हैं, है ना, हम ऑरास को लेके क्लेंसिंग या ये सब चीजें, क्या इससे जैसे मेरी टाइप की जो कंडीशन है, एक तो है जिनको हुआ नहीं है, एक तो आपने अगर डर में रहेंगे तो उनका हो जाएगा, लेकिन जो जिस तरह की मेरी टाइप की कंडीशंस में क्या इंप्रूवमेंट, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी चीज इनक्योरेबल नहीं। जी जी। हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट हीलिंग कैपेसिटी है। आवर बॉडी एंड माइंड नोज ओनली वेलनेस, डिजीज वी क्रिएट बाय आवर सेल्फ। दूसरी चीज, आवर बॉडी हैव इनबिल्ट हीलिंग कैपेसिटी, इट कैन हील एनी टाइप ऑफ डिजीज। अगर ये बातें सच हैं तो फिर डिजीज क्यों हो रही है, वो मैंने पहले ही बताया, रूट कॉज। फिर दूसरी बात कि अगर हैं तो हील क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगेन कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है अभी भी आपके माइंड के लेवल पर, आपके बायोफील्ड में। सबसे पहले माइंड को क्लियर कीजिए। आपके पास जो किडनी है दैट इज नॉट ट्रांसप्लांटेड किडनी, वो आपके बेस्ट किडनी आपको मिली है, आपके मदर की किडनी, राइट? वो फेल हो गई थी डॉक्टर साहब 2001 में थी। ये सेकंड किडनी कैडबर मिली है 2010 में। जो भी किडनी मिली है आप उस किडनी को अपनी किडनी बोलिए, ट्रांसप्लांटेड किडनी नहीं है वो। जब तक आप उसे दूसरों की किडनी मानते रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम उसे दूसरे की किडनी मानता रहेगा। पहले आप, जब भी मैं किसी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स के पर्सन से मिलता हूं, उसे वो एक्सेप्ट करवाना होता है कि अब ये उसके शरीर का हिस्सा है। अदरवाइज इम्यून सिस्टम उसको नहीं मानेगा और वो उसको बाहर का हिस्सा समझते हुए रिजेक्शन देते रहेगा। तो डेली बेसिस पर आपको अपनी किडनी से बात करना है और बताना है कि यस यू आर द बेस्ट किडनी, आई लव यू। पहले कहना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। किडनी के ऊपर हाथ रख के प्यार से बोलना है, ठीक है? ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसे अपनी किडनी समझे, और फीलिंग के साथ, झूठ मूठ का नहीं। ये मंत्र है, इस मंत्र को फीलिंग के साथ बोलना है और फील करना है कि आपकी किडनी मुस्कुरा रही है, हंस रही है और अच्छे से अपना काम कर रही है। अगर आपके घर में कोई कमजोर बच्चा है और उस कमजोर बच्चे को आप डेली बेसिस पे डांटेंगे कि यार तू कमजोर है साले, तू गधा है साले, तो फिर वो और गधा बन जाता है। तो पहले उस कमजोर किडनी को, जो कमजोर बच्चा है, उसे अप्रिशिएट कीजिए कि यस तुम बहुत अच्छी हो। दूसरी चीज, ये जो फियर कहीं ना कहीं अभी भी आपके लेवल पे है, शायद अब ये फियर का फॉर्म चेंज हो गया है कि कहीं किडनी काम करना बंद तो नहीं कर देगी, कहीं क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू तो नहीं हो जाएगा, जो कि शायद डॉक्टर ने आपके मन में बिठा दिया। डॉक्टर फिजिकल बॉडी के डॉक्टर हैं, वो होलिस्टिक एनाटॉमी को नहीं जानते हैं, माइंड को नहीं जानते हैं, सोल को नहीं जानते हैं, नाड़ी को नहीं जानते हैं, ईगो को नहीं जानते हैं, डिवाइन को नहीं जानते। तो उन चीजों को समझते हुए आपको स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी कहती है सोल इज फियरलेस। मौत का डर खत्म कर दीजिए। आप जीने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं आए हैं। जितनी आपकी लाइफ है ना, कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो फियरलेसनेस लाइए स्पिरिचुअलिटी में, साधना में। साधना से, डीप साधना से जुड़िए और डेली बेसिस पे डिवाइन के साथ जुड़ के उस किडनी के अंदर में एक डिवाइन एनर्जी सेंड कीजिए। और क्रिएटिनिन 3 से 6 महीनों में आपका धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाए। किडनी काम करना शुरू करेगी, क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा। मैं कहूंगा कि आप एक बार मेरे से सेपरेटली जुड़िएगा, तो मैं आपकी रिपोर्ट्स को देखते हुए आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल इस बारे में जुड़ूंगा, सीखूंगा, सब जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं करूंगा। 1-2 क्वेश्चन छोटे से और हैं, जैसे कि बाकी मैं वो दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पर्सनली जब बात करूंगा आपसे मैं पूछूंगा। एक अभी ब्रदर ने अभी कुंडली को लेके बात की, तो मैं एक हमारे रिलेटिव हैं पंजाब में, उन्होंने किसी पंडित जी से बात की, वो कहते बहुत माने हुए हैं पंडित। उन्होंने मेरे बारे में कुंडली मेरी दिखाई, लाइक मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम देकर पूछा। उन पंडित जी ने बोल दिया कि इसको बचपन से ही बीमार रहता है और इसको किडनी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने डेट और टाइम भी बता दिया कि 2006 से इसको प्रॉब्लम ज्यादा हुई,
बाय मिरेकलसली 2005 में मेरा डायलिसिस बंद हो गया था, बिकॉज गॉड ने मुझे बोला बंद करो, समथिंग दैट इज समथिंग मिरेकलस थिंग। फॉर 1 year आई वाज ऑन विदाउट डायलिसिस, माय क्रिएटिनिन वाज स्टेबल ऑन 5 इन 2005, होल 2005। सो मेरे मन में एक प्रश्न ये उठा कि क्या ये पीछे, जैसे अभी बात हो रही थी कुंडली की, ये सब चीजों की, पंडित ने तो मेरे को जानते नहीं, उन्होंने मेरे से कुंडली देख के बोला इसको बचपन से ही बीमार है, और मेरा 7th-8th month बॉर्न है मेरा, तो मैं बहुत कमजोर पैदा हुआ था। तो ये चीजें पहले से उनको, ये क्या मतलब लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके बारे में, हर किसी के बारे में। लेकिन ये भी एक विज्ञान है, जब हम पैदा होते हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुए, किस जगह पर पैदा हुए, किस टाइम पे पैदा हुए, उस समय ग्रह नक्षत्रों की दिशा क्या थी, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटीज नॉट फिक्स्ड। और ये प्रोबेबिलिटीज के साथ ये बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, ये बीमार हो सकता है, इसको डेथ या एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारे प्रोबेबिलिटीज होते हैं जो आपके पास के कर्मास और उसके ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान ने हमें माइंड दिया है, इंटेलेक्ट दी है, और एक फ्री विल की पावर दी है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे मैं कर्म के द्वारा बदल सकता हूं। क्लियर ना? और ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। 20% लाइफ फिक्स्ड होती है, 80% हम उसके हिसाब से जीते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 20% को ही 80% मान लेते हैं, और जो रिमेनिंग उनके पास पावर थी उसको खत्म कर देते हैं, और फिर वो भाग्य के शिकार हो जाते हैं। समझदार पर्सन होते हैं, वो 20% को भी समझते हैं, और अगर ये गलत जा रहा है तो सही करते हैं, और अगर सही जा रहा है तो इसे और सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मैं उनमें से एक हूं, जो भाग्य में भी विश्वास करता हूं और कर्म पे भी विश्वास करता हूं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने जो कहा बहुत बढ़िया कहा, और यहाँ पर मैं कुंडली के बारे में आपकी बात पर ही थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है तो उसमें एक तरीका होता है डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, यस ओके नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन आप सॉफ्टवेयर की जानकारी रखते हैं तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही वो ग्रह नक्षत्रों का कुंडली का है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप एक डिफॉल्ट लाइफ स्टाइल पे निकल पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर साहब जैसे गुरु मिल जाए, गाइड करने वाले मिल जाए, तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो वही 80-20 की बात है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वंडरफुल आंसर। प्लीज मेक श्योर आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कैसे पर्सनली कनेक्ट कर पाऊंगा, तो मुझे इस बारे में इस मीटिंग के बाद जरूर जानकारी दें। जी जी, ये ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको जी मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा। थैंक यू। अब यहाँ पर मैं आग्रह करता हूँ मालती जायसवाल, आप अनम्यूट कर सकती हैं और अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। हीलिंग के बारे में बात हो रही है। जैसे हीलिंग तो हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज किसी और को हीलिंग करना हो, जैसे मेरा एक बेटा है जो कि सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है, चलता बोलता नहीं है, और तो उसको कैसे हील कर पाऊंगा मैं? मतलब वो तो सोचता भी नहीं रहेगा कि कैसे ठीक होना है, कैसे क्या करना है। तो मेरा ज्वाइन करने का मतलब मकसद तो यही था कि भाई कैसे क्वांटम हीलिंग से उसे मैं ठीक कर पाऊँ। ही इज बाय बर्थ, ही इज ए सीपी, सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है वो। राइट। देखिए, बहुत सारी चीजें हमारे पास्ट कर्मास की वजह से भी होती हैं, उसमें हमें इरिटेट नहीं होना, एक्सेप्ट करना है फर्स्ट थिंग। तो जो भी आपके पास बेबी है, उसको जो भी डिजीज है, उसे पहले थैंक यू कहें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके लिए चूज किए गए हैं। आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो ही उसका केयर कर सकते हैं। वो किसी दूसरे के पास अगर चले जाता तो शायद उसकी केयर प्रॉपर वे में नहीं होती, और कुछ ना कुछ अभी उसने आपके घर में जन्म लिया है, जो भी उसकी सफरिंग्स हैं, जो भी आपकी सफरिंग्स हैं, वो हमें क्लियर होगा। लेकिन तीसरा पार्ट ये है कि क्या मैं उसे हील कर सकता हूं? यस, बिल्कुल हील कर सकते हैं आप। हील आप नहीं करेंगे, हील तो वो करेगा, डिवाइन। आपको केवल अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, डिवाइन से एनर्जी लेनी है, और आप एक माध्यम बन के उसे ट्रांसफर करेंगे उसके पास। उसकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, कुछ कर्मास हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, लेकिन हीलिंग के द्वारा सफरिंग्स को कम किया जा सकता है, हील किया जा सकता है। हम अपने सेंटर पर साइकोन्यूरोबिक साइंस के द्वारा सेल्फ हीलिंग और दूसरों को हीलिंग सिखाते हैं। आप उस प्रोसेस में जुड़ सकते हैं, सीखिएगा, सीखने के बाद खुद को भी हील करिए और उसे भी हील करिए। जरूर सर, जरूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं
प्रशांत श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव को रिक्वेस्ट करता हूं, आप अनम्यूट करके पूछें। इसके बाद धर्मेश गोहिल जी का नंबर रहेगा। हेलो। हाँ जी प्रशांत जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं कुछ मेरे दिल की बातें मैं कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ जी। जो फिजिकल और मेटाफिजिकल का के नॉलेज का जो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपके अंदर देखा, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। मतलब आई एम 53 और मुझे अभी तक ऐसा कोई फिजिशियन या कोई ऐसा एमडी एमएस ऐसा कोई नहीं मिला जो दोनों को के बारे में इतनी इन डेप्थ जानकारी रखता है, और ये बहुत जरूरी है, थैंक यू। बहुत जरूरी है। और आपके जैसे लोगों की पूरे देश को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रणाम करता हूँ नमस्कार कि सर। आपकी जो आपने जो जानकारी जो दी है, ये मेरे लिए बहुत ही मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे बयां करूं। थैंक यू सर। जी, मेरा एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो फिजिकल चैलेंजेस जो होते हैं, जिसको किसी एक पर्टिकुलर थेरेपी में बोला जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जस्ट टू मेंटेन इट एंड ऐसा करके। तो क्या जो ये मेटाफिजिकल एक्टिविटीज हैं या जो मेटाफिजिकल बॉडी है, क्या उसको उसके थ्रू हम उन डिजीज को कुछ कवर अप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं किसी हद तक? बिल्कुल। देखिए, डिजीज का पहले हमें ये समझना है कि डिजीज का रूट कॉज क्या है। 80% डिजीजेस, जैसे टोटल जो 100% डिजीज हैं, उसमें से 80% डिजीजेस या तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या साइकोसोमेटिक है। पहले तो ये समझना है। तो लाइफस्टाइल को सबसे पहले ठीक करना है। टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। राइट। तो ऐड लिटिल बिट ऑफ लाइफ इनटू योर लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल का एक पूरा साइंस है आयुर्वेद, जिसमें आपकी ओरिजिनल प्रकृति और प्रकृति के बाद डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान, डिटॉक्स प्लान, जो मैं अपने सेंटर में पूरा फॉलो करवाता हूँ पेशेंट्स को। जी। यहां से उसके अंदर एक बदलाव आना शुरू होता है उसकी फिजिकल बॉडी में। फिर रोल आता है माइंड का, कि उसकी जो माइंड की सेटिंग है कहीं वो गड़बड़ तो नहीं चल रही है। फिर उसे बदलाव किया जाता है, यानी पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर उसकी जिंदगी में एक बदलाव लाकर उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन दी जाती है और तनाव कम होता है। तीसरा, बहुत सारी चीजें कई बार पास्ट के कर्मा से भी रिलेटेड होती हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन स्पिरिचुअल साइंसेस बताती हैं कि पास्ट के कर्मा को भी कम किया जा सकता है। सेवा, सत्संग, साधना। सेवा मतलब डोनेशन, लोगों की हेल्प करना। सत्संग मतलब अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनना। और साधना मतलब डीप लेयर ऑफ समाधि, मेडिटेशन। तीनों के द्वारा कर्मा को भी कट किया जा सकता है। क्योंकि चाहे हम गीता पढ़ लें, चाहे हम रामायण देखें, सबके अंदर एक बात कही गई है कि भगवान क्षमा करने की बात करते हैं। कोई भी जब भी उसके फील्ड में जाता है और कहता है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो दुर्योधन हो, और चाहे जितने भी राक्षस रहे, जैसे ही वो उसके पास सरेंडर करते हैं तो सबको मुक्ति देता है, सजा नहीं देता, मोक्ष देता है। तो यानी कि जो कर्म हमने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में किए हैं, या जो भी डिजीज आ गई है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ये क्षमता हमारे लिटरेचर में बताई गई है, बशर्ते हम अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, और इन हीलिंग साइंसेस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करके साधना शुरू करें। जी। तो जैसे हमारे यहाँ तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा से एनर्जी थेरेपी, जैसा अभी फ्रीक्वेंसी थेरेपी और ये सब सारी चीजें हैं, तो ये भी एक पावरफुल टूल है जिससे कि बहुत सारे डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है, या बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है, चैलेंजेस हैं। डेफिनेटली किया जा सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन्हें हीलिंग साइंसेस बना दिया है, जैसे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, म्यूजिक थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, मशीन थेरेपी। हमारे वैदिक विज्ञान में ये मेटाफिजिकल थेरेपीज होती थी, लेकिन सारी चीजें नए नए तरीके से लाया जा रहा है। लेकिन हमें सबको जोड़ना है। कोई भी थेरेपी हो, कोई भी पैथीज हो, सिंपैथी एंड एम्पैथी के साथ देने की जरूरत है, तो कोई भी डिजीज को हील किया जा सकता है। अब एक मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन था आपसे, आई से रिलेटेड थोड़ा सा, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम सम आई इश्यूज। तो क्या ग्लूकोमा या ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड जो इश्यूज होती हैं,
क्या उनको क्योंकि एलोपैथी में तो सिवाय ड्रॉप और ये वो इन सब चीजों के अलावा जहां तक मैं देख पाया, जहां मैंने ट्रीटमेंट लिया जो भी, तो उसके अलावा बहुत कुछ हमको समझ में नहीं आया। लेकिन क्या अदर देन जो ये मेटाफिजिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं या जो आप बता रहे हैं, क्या उनमें कुछ ऐसा है, आयुर्वेद में कुछ ऐसा है जिसमें इसमें कुछ कवर अप किया जा सके या उसको स्टेबल किया जा सके या क्योर किया जा सॉरी रिवर्स किया जा सके? देखिए, ग्लूकोमा उसी प्रकार से होता है जैसे एक पौधा है, और पौधे की जड़ के अंदर में से जो है, जो पानी और जो खाद है या जो पोषक तत्व है वो जाना बंद हो जाए और धीरे धीरे जड़ सूखनी शुरू हो जाए, फिर पौधा मुरझाना शुरू हो जाए। इसी प्रकार से हमारे आइस के अंदर ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व में जब सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है या उसका प्रेशर बढ़ जाए, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से फाइबर कंप्रेशन होने शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे विजन का जो पौधा है वो मुरझा जाता है। कई कारण कई है, हेरिडिटरी भी होता है कई बारी, लेकिन जब आप हीलिंग साइंसेस के साथ जुड़ते हैं तो आपका मेंटल प्रेशर कम होता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर भी कम हो जाता है। आईओपी, ब्लड प्रेशर और इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ये तीनों प्रेशर जुड़े हुए हैं हमारे मेंटल प्रेशर के साथ। जब हमारा मेंटल प्रेशर डाउन आता है और ऑप्टिक नर्व के अंदर वापस लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू होता है, तो डेफिनेटली ग्लोकोमा के प्रोसेस में पहले तो प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाता है, फिर धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स में रिकवरी भी देखने को मिली है। और ऐसे में मैं जो बात कहता हूं, क्योंकि आज्ञा चक्र और ये सहस्रार चक्र, ये दो चक्र ग्लूकोमा के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जब हम हीलिंग शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ग्लूकोमा के प्रोग्रेशन को तो रोका ही जा सकता। अच्छा, ऑप्टिक नर्व में जो डैमेजेस हो चुके हैं या हो रहे हैं, क्या उनको भी, जो डैमेज हो चुके हैं, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? ऐसी कोई अभी मतलब हमारी जो सनातन पद्धतियां हैं चिकित्सा की, उसमें कुछ कहीं पे ऐसा कुछ वर्णित है, कुछ ऐसा? साइंस कहती है कि जो टोटली डेड हो चुका है उसको पुनर्जीवित करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी में 5%, 10% भी जान बची हुई है तो उसे रिकवर किया जा सकता है। जैसे लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर वो 10% भी बच जाए उससे पूरा लीवर रिकवर हो जाता है। रिजुनेट किया सकता के केस में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ग्लूकोमा में ऐसा ही कहा जाता है कि अब ये इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक किया जाए, आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी बहुत सारी थेरेपीज हैं, और साइकोन्यूरोबिक हीलिंग साइंसेस के अंदर भी चक्र विज्ञान के साथ अब जब जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हीलिंग का रोल आता है। तो ये जो थेरेपीज है डॉक्टर साहब आपके यहाँ इस सेंटर पे, वो जो हमारे सेंटर में कंप्लीट थेरेपीज अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सन को पर्सनलाइज्ड वे में समझकर कि आपकी रूट कॉज क्या है, फिर उसे कस्टमाइज्ड वे में कौन सी थेरेपीज एड ऑन करनी है, उसका एक पूरा सिस्टम उसको दिया जाता है। तो प्रशांत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी बताना चाहता हूँ कि रायपुर में एक सड़क है, सड़क के एक तरफ फिजिकल हॉस्पिटल है और सड़क के दूसरी तरफ मेटाफिजिकल हॉस्पिटल है। फिजिकल हॉस्पिटल का नाम है श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और मेटाफिजिकल हॉस्पिटल का नाम है पॉजिटिव हेल्थ जोन, और दोनों ही सर के हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको भेज दूंगा। और आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि ऑप्टिक नर्व का एक ऐसा केस जिसमें टोटल ब्लाइंडनेस आ चुकी थी, जीरो विजन हो चुका था, वो रिकवर हुआ है। हिम्मत रखिए, पॉसिबल है। और अब यहाँ पर मैं अवसर देना चाहूंगा धर्मेश गोहिल जी को, और निवेदन है कि आप एक या दो प्रश्न पूछें। सर का समय बहुत कीमती है और सभी लोगों का प्रश्न हो जाए, इसलिए मैं लोगों को कहूंगा एक या दो प्रश्न प्लीज। धर्मेश जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा एक खाली एक सिंपल सा एक ही प्रश्न है। मेरे मतलब पिछले ये कोविड के बाद से क्या है, हम लोग घर के अंदर में रह गए थे, तो उसके बाद अब 2-3 साल के बाद में अब स्थिति ये हो गया कि मदर के अंदर में फियर बहुत ज्यादा हो गया है। और वो अब वो घर से बाहर जाने के नाम से उसको डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। ये प्रॉब्लम उसके साथ में हो गई। अगर जैसे उसको बोलता हूँ कि कल सवेरे किसी गेस्ट के घर जाना है, मिलना है, कुछ करना है, तो इतना ज्यादा उसको फियर होता है कि उस फियर के लिए आज से ही वो परेशान होना शुरू हो जाती है। देखिए, जितने भी फियर्स हैं ये दो पहले आते हैं माइंड के लेवल पर, और धीरे धीरे फिर हमारी नाड़ियों को ब्लॉक करके बायोफील्ड की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस केस में, आपके केस में, काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी और बायोफील्ड थेरेपी तीनों लेवल पे काम किया जा सकता है, और उनके फियर को वापस समझते हुए कुछ सेशंस लगेंगे जो उनके साथ बैठ के समझें कि उन्होंने क्या चीज को गलत डायरेक्शन में प्रोसेस कर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे हमें डराया जाता था
कि उस कमरे में बाऊ रहता है, भूत रहता है, और अपन वो मान लेते थे, फिर अपन उस कमरे में झांकते भी नहीं थे। लेकिन जो हमारे पिताजी होते थे, दादाजी होते थे, उनको पता होता था कि वहां कुछ खाने पीने की चीजें रखी हैं और ये बच्चा उधम ना करे। तो इसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर लेता है उसको सच मान लेता है। तो बचपन में हमारी बुद्धि का विकास उतना नहीं था, लेकिन अब हमारी बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा हो गया, और ये ज्यादा विकास भी कई बार डर का कारण है। वापिस से उसे जी बच्चा बनाने की जरूरत है, और उसके इंटरनल जो प्रोसेस उन्होंने कर लिए हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम रहा हो, जो भी उन्होंने समझा होगा, मैंने उनकी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं देखी, लेकिन हिप्नोथेरेपी की मदद से उनके ब्रेन के प्रोसेस को वापस रिवर्स किया जा सकता है, और स्पिरिचुअलिटी को ऐड ऑन करके उन्हें वापस फियरलेस बनाया जा सकता है। तो सर इसके लिए करके क्या करना पड़ेगा फिर? दो तरीके हैं, एक बार आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं उन्हें, फिर उसके जी बाद हम उनको समझने के बाद अगर चाहेंगे तो आप एक बार उन्हें रायपुर भी लेके आ सकते हैं, अगर वो लाने की कंडीशन में है तो, मोबाइल है पेशेंट तो। घर के अंदर तो एवरीथिंग इज ओके, घर के गेट के बाहर पाँव नहीं रखना है बोलती है। हाँ, जी तो जी। एक या दो काउंसलिंग सेशन उनके लगेंगे, पहले एक बार समझना होगा कि ऐसी क्या चीज हो गई है जो उन्होंने माइंड में गलत लेवल पे प्रोसेस कर ली है। धर्मेश जी, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपका सारा काम आसान कर दूंगा। डॉक्टर साहब तक आपकी बात पहुंच जाएगी और डॉक्टर साहब की बात आप तक पहुंच जाएगी, ये मेरा वादा है। ओके सर, और धन्यवाद, हमारे थैंक यू बीच सर। यूके से जुड़े हुए हैं सर, इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं भरत साम जी। और भरत साम जी सर भी हैंड रेस है उनका, कुछ पूछना चाहते हैं। भरत साम जी सर, अनम्यूट करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार भरत जी। सर मेरा क्वेश्चन है जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने गांव की ही बात करूंगा। मेरे गांव में जितने लोग हैं शायद 99% आप गिन लीजिए, सारे लोग भूत प्रेत जादू टोना उन पे ही विश्वास करते हैं। वो ट्रीटमेंट में दवाइयों में बहुत कम विश्वास करते हैं। तो वो जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो लास्ट में आते हैं ट्राई करने के लिए, बोला अब हम सब कुछ कर चुके हैं, अब आपके पास ट्राई करने आए हैं। तो इन चीजों में हम क्या कर सकते हैं? ये कितने परसेंट तक सही बात है कि इनमें ये घुस जाते हैं और लाइफ टाइम उसमें वो निकाल देते हैं और बहुत पैसा भी उसमें बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको सिर्फ मृत्यु मिलती है लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे समझाना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है? क्या है भरत जी, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें भूत प्रेत और ये नेगेटिव आत्मा, इन चीजों की बात इतने डीप लेवल पे घुसा दी गई है ना बचपन से, फिर उसकी जो सच्चाई थी वो फिल्मों ने और बिगाड़ दी। फिल्मों ने दिखा दिखा के हमें सच मना लिया है। जैसे अगर हम बात करें, आप फिल्मों में देखते हैं कि लोगों का आंख खराब हुआ और आंख ट्रांसप्लांट हुआ और पट्टी हटाई डॉक्टर ने और दिखना शुरू, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब आई का ऑपरेशन किया जाता है तो 30 दिन बाद 40 दिन बाद बच्चे को या व्यक्ति को दिखना शुरू होता है, वो पट्टी खोलते ही दौड़ना नहीं शुरू कर देता है। या आपने देखा होगा कि जज के सामने वो व्यक्ति बोलता है मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, और कटघरे में खड़ा होकर लड़ना शुरू कर देता है। एक्चुअल में नहीं होता ना। तो ये जो भूत प्रेत की जो कहानियां हमें सुनाई गई, पिक्चरों में दिखाई गई, इसमें हम इतने उलझ चुके हैं। दूसरा, हमारी जो मानसिकता हो गई है वो है कि हमें तुरंत इलाज चाहिए, जल्दी से जल्दी, तुरंत, एकदम 2 मिनट में मैगी वाला खेल चाहिए हमें। तो ऐसे में हम सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं। जैसे मान लो मिश्रा जी कहेंगे कि, या मैं कहूंगा कि हीलिंग करानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा आपके माइंड को, आपके रूट कॉज को, और महीना 1.5 महीना लगेगा। तो बोलेंगे ठीक है सर, सोचते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे बाबा जी कहेंगे कि एक बबूत लेनी है और एक ये ऐसा करूंगा ठीक हो जाओगे, तो व्यक्ति कुछ भी हो जाए उस बाबा के पास ही जाएगा। उसका कारण है कि हम तुरंत इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इसीलिए तो एलोपैथी का सबसे ज्यादा प्रचलन चल रहा है, क्योंकि उसमें इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में बीमारी के साथ जीना आप सीख जाते हैं। तो अब इस चीज को निकालना इतना आसान नहीं है जैसा हम सोचें कि किसी बात करके, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें समझाया जा सकता है, और जो समझदार नहीं है उन्हें एक बार इन चीजों का शिकार होने दीजिए। जब वो धक्के खाएंगे, जब उन्हें वहां से धोखा मिलेगा, तभी वो सीख पाएंगे। कहा जाता है कि जो दिमाग है वो बादाम खाने से बढ़ता है और अकल धोखे खाने से आती है। तो बादाम भी खिलाइए और थोड़ा धोखा भी खाने दीजिए, तो फिर अकल भी आएगी और दिमाग भी आएगा, और उसके बाद फिर सही गाइडेंस दें ताकि फिर वो जिंदगी भर दोबारा उस रास्ते पे ना जाए। जी थैंक डॉक्टर यू साहब, सर। मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि
परमात्मा ने हमें बनाने में 9 महीने का समय लगाया है, जबकि वो परमात्मा है, उससे शक्तिमान कोई नहीं, उसने 9 महीने लगाया है। तो 9 महीने में बनी चीज को अगर 1.5-2 महीने दे रहे हैं तो कौन सा ज्यादा दे रहे हैं? ये जो 2 मिनट वाला खेल है, इससे बचना चाहिए लोगों को। और ये 2 मिनट का खेल कभी भी आपको फायदे में नहीं रखेगा। और यहाँ जी 3 महीने मैं तो ये कहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर एक हीलिंग पावर है, लेकिन 90 डेज बॉडी को हील करने में लगता है, क्योंकि 90 दिनों में बॉडी की जो पुरानी सेल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसीलिए किसी को भी फॉल्स कमिटमेंट ना कहें, इसे कहें कि मैं हीलिंग शुरू कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप अपने साथ 90 दिनों तक जुड़ें और अपने आप को ठीक करें। 90 डेज जी चैलेंज। जी बिल्कुल, आपकी बात मुझे याद है सर कि महसूस करने के लिए 3 हफ्ते चाहिए और एक ठीक ठाक रिजल्ट देखने के लिए 3 महीने का सब्र रखना है। यहाँ पर मैं डिवाइन वेलनेस सेंटर के नाम से हैंड रेज है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बोल सकते हैं सर। अपना परिचय देते हुए बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्कार मिश्रा जी नमस्कार। एंड डॉक्टर अनिल, इट्स ऑसम सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन था। एक्चुअली डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे पुराने परिचित हैं एंड नमस्कार महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, जैसे आपने तो सारा सारा कवर कर लिया बहुत अच्छी तरह से। मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, यहाँ पर मेरी लैब जो सामने सी फ्रॉम माई चैम्बर जो लैब है, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा छोटा सा इस लैब में घूमता रहता। तो मैं ये डॉक्टर सोचता हूँ कि ये बिकॉज एवरी प्रैक्टिशनर यहाँ पर एक एलिवेटेड थॉट जनरेट कर रहा है, और बच्चे जो है ना वो प्योर एनर्जी हैं, तो उनको वो एरिया ही अच्छा लगता है जहां पर पॉजिटिविटी होती है। एंड ये टिपिकल है, मदर इज एक्चुअली माई कलीग ओनली, और ये बच्चा यहीं पे घूमता रहता है एंड शी हैज टू रन हियर ओनली। तो दिस इज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हम अपना एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव कर लेते हैं तो ऑल द पॉजिटिविटी स्टार्ट कमिंग ओवर हियर। और दोस्तों एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, लाइक जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए अगर बेनिफिशियल हो सकता है। मैंने एक पेशेंट को हील किया हुआ है, मतलब लाइव एग्जांपल है जलंधर में, और वो बच्चे का भी केस यही था, 21 ईयर ओल्ड बॉय, और उसको मदर ने ही किडनी दिया था। तो ही वॉज प्योर वेल। एंड मैं जो यहाँ पर थे जिन्होंने रेज किया था क्वेश्चन, आप डॉक्टर से जुड़िए, आपको 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो ऐड किया है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जिनका हैंड रेज है, मैडम चंदा दुर्गानी फ्रॉम नासिक। इसके बाद सुनील बासु जी तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मैं टाइप 1 हूँ, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सारा कुछ रिलीजियस किया था, और आई वाज वेरी पॉजिटिव दैट माय बेबी विल नॉट हैव डायबिटीज। बट अनफॉर्चुनेटली 1.3 की जब मेरी बच्ची हुई तो उसको टाइप 1 डायग्नोस हुआ। तो आई एम इनटू लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड स्टफ एंड ऑल दैट। सो आई हैव नॉट गिवन अप एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग टू हील हर। बट एक्चुअली क्या हो रहा था, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई वॉज गेटिंग ऑल द वाइब्रेशंस फ्रॉम पीपल कि आपको डायबिटीज है तो बच्चे को आ जाएगी। मैं कहती थी ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। सो आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा कोई कंपल्शन है कि वाइब्रेशंस बाहर से आने से या मेरे जेनेटिक में है या उसकी वजह से उस बच्चे को डायबिटीज आई है? सो हाउ टू क्योर फॉर दिस? टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर केसेस में हेरिडिटरी ही होता है, और हेरिडिटरी के अंदर में भी जीन 2 प्रकार के होते हैं, एक रिसेसिव और एक एक्सप्रेसिव। रिसेसिव जीन वो होता है जो जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को। और एक्सप्रेसिव जीन वो होता है जो प्रेजेंट हो और एक्सप्रेस भी कर जाए। तो हेरिडिटरी केसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर जीन प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन हम अपनी थॉट्स के द्वारा बार बार सोच सोचकर वो बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस वैसी पैदा कर देते हैं, वो एक्सप्रेस कर जाता है।
तो जितने भी हेरिडिटरी डिजीज हैं वहां पर पहले अपने अंदर के एनवायरनमेंट के अंदर आपको ये वाइब्रेशन भेजनी है कि ये जो भी जीन पहली बात आया है या नहीं आए, आए ही ना, और अगर आ भी गया है तो उस कंडीशन में ये रिसेसिव होगा, एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा मैं इसे। दूसरी चीज, केवल बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, आपको डिजीज के अलावा दूसरे प्रोसेस को सीखना है। देखिए बहुत सारी चीजों का अभी हम रीजन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या टाइप 1 डायबिटीज को इंट्रा यूट्राइन या प्रेगनेंसी के दौरान रोका जा सकता है, रिसर्च गोइंग ऑन। बट आयुर्वेद के अंदर गर्भ संस्कार बताता है कि मदर को कंसीव करने से पहले ही बेबी को प्लान करना होता है कि मुझे किस प्रकार की सोल चाहिए। दूसरा, जो भी मेरी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मेरे नेगेटिव मेंटल इश्यूज हैं वो बच्चे के अंदर कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसलिए 9 महीने तक मुझे क्या क्या करना है। और आयुर्वेद में ये पूरा प्रोसेस बनाया गया था ताकि 9 महीने तक प्रेगनेंसी एक उत्सव की तरह बन जाए और उसे फिर एक अच्छा बेबी निर्माण हो। डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजें की ही होंगी, बट स्टिल जो हुआ अब उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज में लाइफस्टाइल का भी रोल है, हीलिंग का भी रोल है। ऐसा नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज को टोटली रिकवर नहीं किया जा सकता। ऐसे में उस बच्चे को आयुर्वेद के साथ जोड़िए, वो बाय बर्थ वात पित्त कफ में से किस प्रकार की पर्सनैलिटी है, उसका पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान बचपन से ही बनना चाहिए। और साइड बाय साइड आप अपने लेवल पर और उसके खुद के लेवल पर, वो कितने भी साल का है, धीरे धीरे उसे हीलिंग में जोड़िए ताकि वो खुद भी सेल्फ हीलिंग कर सके और एक अवेयर रहे कि अगर मैं टाइप 1 डायबिटीज भी हूं तो भी मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता हूं। बहुत सारे प्लेयर्स टाइप 1 डायबिटीज थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत सारा अच्छा क्रिकेट प्ले किया है, बहुत अच्छा गेम्स प्ले किए हैं। So can we not get rid of this? Because आप अभी कह रहे थे ना सेशन में कि आप सोचते रहिए, your positivity can do miracles. Yes. So I also feel कि I will surely find a cure for this. Yes, My gut definitely. feeling, my ये intuition says सारी अगर आप लगे लंबे समय तक करते रहेंगे तो डेफिनेटली चमत्कार भी होते हैं और चीजों का रिवर्सल भी होता है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा इजी है टाइप 1 के रिवर्सल की बजाय, बट ऐसा नहीं कि टाइप 1 का रिवर्सल नहीं हो सकता। हमें लगना होगा, समझना होगा, करना होगा। तो आप इसका कुछ हीलिंग करते हैं? मैं हीलिंग ऐसे नहीं करता हूं, मैं काउंसलिंग और कंसल्टेशन के द्वारा हेल्प कर सकता हूं। उसका डाइट, कितने साल का है बेबी अभी? She is 7.4 now. 7.4। तो उसको हम हीलिंग साइंसेस में जोड़ सकते हैं ताकि वो डेली बेसिस पे खुद की हीलिंग करे। उसका डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान, उसका प्रकृति नाड़ी एनालिसिस, ताकि वो अपना खुद की लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सके। Okay. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाते, बल्कि डॉक्टर साहब का जो तरीका है वो आपको आत्मनिर्भर बनाने का तरीका है। वो आपको रास्ता बता देंगे, आपको उस रास्ते पर चलकर खुद अपना गोल अचीव करना है। तो ये चंदा मैडम आपको बिल्कुल गाइडेंस मिल जाएगी और वो निश्चित रूप से आपकी बिटिया के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और यहाँ पर मिस्टर सुनील बासु का हैंड रेस है, मैं देख रहा हूँ, और इसके बाद 2 हैंड रेस और देख रहा हूँ। इन 2 लोगों के बाद फिर हम इस जूम सेशन को एंड करेंगे। मैं डॉक्टर साहब दिल से आभारी हूँ आपका, आपने एक बार भी नहीं बोला कि आप इतने व्यस्त हैं। और मैं आपके पीछे देख भी रहा था कि लोग आ रहे हैं, आप फोन अटेंड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, व्यस्त मनी पीछे आप व्यस्त हैं। लेकिन ये आपकी दरिया दिली है, ये आपका हम लोगों के लिए स्नेह है कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे समय की कमी है। लेकिन मैं सिर्फ अब 3 लोगों को एंटरटेन करूंगा जिनके हैंडल्स दिख रहे हैं, और बाकी लोग अपने ग्रुप में सवाल डाल देंगे, मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। तो सुनील बासु जी। हाँ जी सर। जी सर, प्रणाम। अनिल सर, नमस्कार सुनील जी। सर सभी को। सर, आपने जो बोला कि सोचने से बहुत सारे डिजीज जो है प्रॉब्लम होते हैं, तो वाकई में मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। मेरे दोनों हाथ में पावर नहीं, ये हाँ जी, तनाव की वजह से। क्या कहना? मेरे हाथ में पावर नहीं है, तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से। और ओके। एक बार मैंने एक बैग नहीं हुआ है। पहले लेफ्ट हैंड में धीरे धीरे पावर लेस हुआ, फिर राइट हैंड में पावर लेस हुआ, फिर धीरे धीरे पैर में। तो डॉक्टर बोले कि ओनली फॉर फिजियोथेरेपी, नो मेडिसिन। तो अभी मैं फिजियोथेरेपी ही कर रहा हूँ। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, थोड़ा उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए।
देखिए आपको है मोस्ट प्रोबेबली कोई न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिजीज हुई है जिसकी वजह से हाँ। प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन हो रहा है और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। ऐसे केसेस में जैसे फिजियोथेरेपी हेल्प करता है, इसी प्रकार से आयुर्वेदा, पंचकर्म और साथ ही साथ हीलिंग प्रैक्टिसेस आपको बहुत बेनिफिशियल देंगी। न्यूरोलॉजिकल डिजीज में, मस्कुलर डिजीजेज में हीलिंग का और आयुर्वेदा थेरेपीज का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। आप तो बिल्कुल निराश ना हो, बस एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर चीजों को फॉलो करिए तो डेफिनेटली आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे पंचकर्म भी मैं कराता हूँ, साधना भी करता हूँ पर डे 1 घंटा, वो सब हमारे पिछले कई पर्सनल लेवल पे मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिएगा, जो भी सीटी, एमआरआई और डॉक्टर्स की रिपोर्ट होंगी, और उसके बाद एक 1-to-1 कंसल्टेशन आपके साथ लाइन अप करेंगे। जरूर। थैंक यू जी। थैंक। अशोक पाठक सर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। First of all, thank you very much, Vishnu Mohan ji, to invite Dr. Anil Gupta ji. Sir, I am diabetic since 40 years, and in my left eye, I went through cataract and vitrectomy, and in recent past, I lost vision by 30%. And doctor gave me one injection that is on steroid, but still there is no change in my vision. So can you please guide me or suggest me what I should do? Are you diabetes? I have more than 40 years. Okay. Means what I think that you have been suffering from diabetic retinopathy, and that's why you have undergone vitrectomy and laser or injections. Right, sir. Yeah. Diabetic retinopathy is a typical type of disease in which the having high blood glucose goes to the retina and damages to the blood vessels of the retina, and slowly the permeability increase and the blood flow over retinal area increase and then the leakage of the blood. So मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली उसमें एक लेजर और एक विट्रेक्टोमी और एक इंजेक्शन, यही 3 ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन आपको आइज को ठीक नहीं करना है, आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ को समझना होगा। सबसे पहले आपको जो ब्लड शुगर है वो 6.5 ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन से ऊपर नहीं जाने देना है आपको। राइट। इसके लिए आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें आप गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है आइज के लिए, क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर से मेटाबॉलिज्म भी होता है और लीवर और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन डायरेक्ट आइज के साथ जुड़ी हुई है। My gallbladder is removed, sir. Oh, that's again problem. गॉल ब्लैडर रिमूव जरूर हो गया है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर मेटाबॉलिज्म कर रहा था वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज भी बढ़ेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप, मुझे मालूम नहीं है कि आप कितना इन साइंसेस में बिलीव करते हैं या फॉलो करते हैं, आप इन साइंसेस में डीपर जाइए, जुड़िए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी प्रकृति समझिए नाड़ी चेकअप से, फिर उसके बाद पर्सनलाइज कस्टमाइज डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान लीजिए, हर 6 महीने में डिटॉक्स कीजिए अपने आप को और हीलिंग प्रैक्टिसेस को डेली बेसिस पे अडॉप्ट कीजिए। हेलो। जी जी बिल्कुल, आपकी बात अशोक पाठक जी तक पहुंच गई है और अशोक पाठक जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सर, आपको मैं फर्दर कोई जानकारी होगी उसके लिए मैं सर से कनेक्ट कर दूंगा, आपको नंबर शेयर कर दूंगा, बात हो सकती है। और अब आखिरी प्रश्न इंदिरा सिंह जी से, हैंड रेज है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर, इंद्र सिंह जी। सर प्रणाम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं शिक्षक संघ का प्रदेश मंत्री हूँ, टीचर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिश्रा सर, और आपने ऐसी खोज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां चल रही हैं प्रोडक्ट बेस्ड, कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता। तो मैं एक बीमारी है सर, रेटिना पिगमेंटोसा, आरपी। राइट। तो क्या इस पे अपना ये जो थेरेपी है, इस पे क्या लाभ मिल सकता है सर? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी डिजीज है जो यंग एज में मैनिफेस्ट होती है, 13, 14, 16 ईयर की एज के आसपास, और रेटिना के जो पिगमेंट सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक हेरिडिटरी कंजेनाइटल डिजीज है और अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है टोटली ब्लाइंड होने का भी चांसेस हो जाता है। लेकिन हीलिंग थेरेपीज के साथ आप इसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। आप
थर्ड आई चक्रास और क्राउन चक्र, इन सब की हीलिंग फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हुए अपने ब्रेन की जो इंटरनल क्षमता है, अपने आईज की जो इंटरनल क्षमता है, पीनियल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें वही वाले सेल्स होते हैं जो आपके रेटिना में होते हैं। पीनियल ग्लैंड के द्वारा भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कंप्लीटली टोटली बिल्कुल वैसा नॉर्मल विजन हो जाए वैसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिक डिजीज है, लेकिन उसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है और कुछ हद तक रिवर्सल भी लाया जा सकता है कि कुछ नए सेल्स एक्टिवेट होते हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत विजन में इंप्रूवमेंट भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक पर्सनलाइज अप्रोच लेनी होगी, जिसमें 360 डिग्री आपको समझकर आपके बेसिस पे ही हम आपको एडवाइस कर पाएंगे। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब समय आ गया है विदा लेने का आपसे, लेकिन विदा लेने के पहले मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए, ताकि मैं गैलरी व्यू में आपके साथ एक मेमोरेबल पिक्चर ले सकूं डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ, जो ग्रुप में शेयर होगी। तो प्लीज अपने अपने वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए और डॉक्टर साहब एक मेमोरेबल पिक्चर मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और ये 2 बार में लेना होगा। प्लीज आप अपने अपने वीडियोस ओपन कर दीजिए प्लीज। और मैं यहाँ पर पहला स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपके लिए। ये आप सभी का एक स्क्रीनशॉट आ गया, एक हो गया और एक और लेना होगा क्योंकि 2 पेज में है। तो गिव मी टाइम, सेकंड पेज पे जाता हूँ। आप अपने अपने वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, अपने अपने वीडियो ऑन कर दीजिए जस्ट फॉर दिस स्क्रीनशॉट। आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर देखकर इस जूम में आप थे। और यस, आप सभी ने कर दिया है। मैं इसको अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर दोस्तों बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जुड़े, और यहाँ पर मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर अनिल गुप्ता सर का, जिन्होंने हमें दिल खोल कर समय दिया है। और किसी को ऐसा नहीं लगा होगा कि ये जूम कुछ हड़बड़ी में हुआ, कुछ जल्दबाजी में हुआ, कुछ बातों को कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि आपके सवालों में भी ये नहीं कहा गया डॉक्टर साहब की तरफ से, वो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि आप रुक जाइए, ज्यादा सवाल मत पूछिए। लेकिन हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि प्यार में हम इतना ना बह जाएं भावनाओं में कि समय का ख्याल ना रहे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और एक जो अक्सर बोला करते थे, आज उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो मैं लास्ट उनको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जरूर बोलें, क्योंकि हमारे नॉर्मल जूम में तो वो हमेशा प्रेजेंट रहते। आज खामोश रह गए डॉक्टर अशोक कथुरिया साहब। चलते चलते आपके मित्र हैं अनिल गुप्ता साहब जी। नमस्कार डॉक्टर अशोक जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, शानदार। आज तो कहते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई और सबको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आपके और वीडियोस भी देख चुका हूं। मैंने कहा चलिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। और मुझे लगा कि क्वेश्चन आंसर का सेशन थोड़ा छोटा होगा, लेकिन पर यही है कि कुछ सवाल हैं जो मैं कभी आपसे वैसे पूछ लूंगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपका लेक्चर वाज वेरी एनलाइटनिंग। क्योंकि हमारी कुछ साइंस जो, आपने तो बहुत कुछ किया हुआ है, हमने भी थोड़ा साइकोनॉर्मिक्स में जो जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसका काफी असर है। और ये जो आपने ऑरा के बारे में बात की, ये सब हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। बट आपका प्रेजेंटेशन एक लेमैन के लिए तो बहुत ही एक्सेलेंट था। आई विल से यू आर वेरी गुड अबाउट इट। सो आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब आप अपने ही अंदाज में जो आप कहते हैं लोगों के लिए, व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे, उस उन्हीं दुआओं के साथ इस सेशन को आप समाप्त करें, ये मेरी आपसे विनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने प्यार से, स्नेह से मुझे बुलाया और इतने पेशेंस के साथ सुना। बस जाते समय 2 चीजें कहना चाहूंगा। लैक ऑफ पेशेंस, यू बिकम पेशेंट। पेशेंट मीन्स लैक ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस हमेशा बनाए रखें अगर पेशेंट नहीं बनना चाहते। डिस्टर्बेंस इन इजीनेस क्रिएट डिजीज, डिजीज इज डिस्टर्बेंस इन इजीनेस।
अपने साथ इजी रहे, दूसरों को भी अपने साथ इजी रहने दें और इजीनेस के साथ, ईज के साथ जिंदगी को जिए। यही खुश रहने का, मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का तरीका है। बाहरी दिखावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वाइब्रेशंस चल रही हैं अच्छी नहीं है। बेवकूफ बनाने की दुनिया चल रही है, आपको सुलाने की दुनिया चल रही है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एक्सेस में है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग अस क्रेजी एंड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेजी। दोनों से सही डायरेक्शन और सही दूरी बना के रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यूजफुल कामों में व्यस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें और अपने मस्तक पर दस्तक देते रहें, क्योंकि बिगड़ा कुछ कहीं से भी हो, ठीक सब यहीं से होना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.